जय हिंद। हम क्लास 10th के बायोलॉजी के जैव प्रक्रम का 1 शॉट कर रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं। और इस वीडियो में देखिए हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो देखिए हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। पिछले वीडियो में पढ़े थे श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है? हर कोशिका में भोजन से एनर्जी बनाई जाती है। मतलब कोशिकाओं में भोजन को तोड़ करके एनर्जी बनाया जाता है। एनर्जी किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हम बताए थे। ठीक, तो ये एटीपी के रूप में हर कोशिका में जब एनर्जी बनता है तो खाना, आखिर देखिए खाना कहाँ था? खाना था हमारे आंत में। आंत में छोटी आंत ने उसको सोख लिया, जो उसमें पौष्टिक पदार्थ था जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह सब सोख किया। उसके बाद क्या किया? सोख लिया, उसके बाद वेस्ट को बाहर निकाल दिया। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो सोख लिया ये हर कोशिका में शरीर के कैसे पहुंचा? कहाँ से कि जो श्वसन हो रहा है, एटीपी जो बन रहा है भोजन को तोड़ करके, वो कि हर कोशिका में ही बन रहा है। कहाँ से कि एक कोशिका में हम बताए थे आपको कि कैसे बनता है एटीपी, यानी ऊर्जा कैसे बनता है एक कोशिका में। तो अब बताइए कि एक कोशिका में जब ऊर्जा बन रहा है तो यानी कि हर कोशिका में बन रहा होगा ना। कहाँ से कि हमारे शरीर में पूरा कोशिका ही कोशिका है, तो हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए अपने वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, पौष्टिक पदार्थ चाहिए सबको। ये छोटी आंत से सब कैसे कहाँ गए सब, मतलब कैसे हर कोशिका में पहुँच गया, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए पहले तो समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन कैसे हर कोशिका में पहुँचा। ऑक्सीजन, वहाँ पे हम ऑक्सीजन का भी यूज किए थे। हम देखे थे ना कि ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन यूज हो रहा था। तो ये ऑक्सीजन गैसवा जो है ये कैसे पहुँचा वहाँ तक, तो ये कैसे पहुँचा इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए सांस लेना क्या होता है? सांस वो जो था वो श्वसन था। ये श्वसन की प्रक्रिया है। तो श्वसन जो था मतलब सांस लेने की प्रक्रिया है। तो सांस कैसे पहुंचता है उसी को बोलते हैं। तो देखिए सांस लेना कैसे होता है? हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो खींचना क्या होता है? अंतः श्वसन। सांस अंदर जा रहा है, अंतः श्वसन। सांस अंदर जा रहा है, अंतः श्वसन। और उसके बाद सांस बाहर फेंक रहे हैं, क्या हो गया? निः श्वसन। निः मतलब फेंक दिए, निः मतलब निः श्वसन मतलब फेंक दिए। देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। समझ में आया? तो ऐसे होता है इंग्लिश में। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि ये सांस हम लेते कैसे हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि सांसिया जब लेते हैं तो फेफड़वे तक जाता है। फेफड़वा से कहाँ पूरा शरीर में कौन कौन कोशिका में पहुँचाएगा? इसमें तो मिलियन ट्रिलियन कोशिका है, पहुँचेगा कैसे ऑक्सीजन भाई? इतना मिलियन ट्रिलियन कोशिका के पास पूरा सप्लाई दिया है काई पाइप का। तो देखिए क्या होता है, ये जो हम पहले श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम किस चीज़ को बोलते हैं? जब कोई एक काम करने के लिए जितने उसमें सामान लगे रहते हैं ना, उसको सिस्टम बोल देते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं कि पानी के टंकी से पानी लाने के लिए क्या क्या लगा है? पानी का टंकी लगा है, पाइप लगा है, टोटी लगा है, उसके बाद भरने के लिए नीचे टब लगाते हैं। तो इस सारा कितना क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया। समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, लाइट आ रहा है आपके घर, तो लाइट आ रहा है तो केबल लगा है, पोल लगा है, मीटर लगा है, उसके बाद बोर्ड लगा है। ये सब क्या है? सिस्टम है। एक बल्ब को जलाने के लिए इतना सामान लगेगा, तो ये सिस्टम है। सिस्टम एगो ट्रेंडो चला है, सिस्टम बोल रहे हैं सर। तो ये सिस्टम उस सिस्टम वाला नहीं, ये सिस्टम जो है तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो एक काम करने के लिए जितने पार्ट लगे हैं ना, उन सब पार्ट को एक बार मिला के बोलना होगा, क्या बोल देंगे? सिस्टम बोल देंगे। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में कितना पार्ट काम में आ रहा है उसको क्या बोल देंगे? सिस्टम बोल देंगे। तो हम सांस लेने में किस किस पार्ट का यूज करते हैं? देखिए नासा छिद्र, यानी नाक का जो छिद्र है, छेद है, उसको क्या बोल देते हैं? नासा छिद्र। उसके बाद नासा कपाट, ये जो नाक है इतना दूर, इसको क्या बोलते हैं? नासा कपाट। इसके बाद अंदर मुंह में छेद है, कहाँ पे है? ग्रसनी में। ग्रसनी जिसको हल्लक बोलते हैं ना, हल्लक से खींच के निकाल लेंगे तुम्हारे। तो ये हल्लक जो होता है ग्रसनी को बोलते हैं। तो कहाँ तक ये छेद जो है नाक कहाँ तक आया होता है? ग्रसनी तक। ग्रसनी में क्या होता है? ग्रसनी में भोजन नली और क्या होता है? सांस नली, दोनों होता है। तो सांस नली में सांस चला जाएगा। अब देखिए सांस नली के पहले क्या होता है? ग्रसनी के जस्ट बाद जो होता है स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र को लैरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्वर यंत्र यानी स्वर यंत्र क्या होता है? जो हमारा आवाज निकालता है। नहीं तो हम इतना बोल रहे हैं ना, चुप्पे रह जाते हैं, कभी बोलते ही नहीं। तो ये जो स्वर यंत्र होता है बॉक्स टाइप का, इसी टाइप का होता है। ठीक, इस टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का। तो ये जो बॉक्स टाइप का होता है स्वर यंत्र, ये
स्वर यंत्र हमारे आवाज निकालने में सहायता करता है, ये श्वास नली में जुड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है, स्वर यंत्र के बाद श्वास नली के बाद श्वसनी होता है, श्वसनी के बाद श्वसनिका। देखिए कैसे, देखिए नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद क्या आया फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, उसके बाद लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के नीचे जो नली एगो गया है, देखिए एगो नली जो गया है स्वर यंत्र के नीचे जो एगो नली गया उसको क्या बोल दे रहे हैं, श्वास नली यानी ट्रेकिया। उसके बाद दो भाग में दोनों फेफड़वा में न जाएगा बाबू, तो दोनों फेफड़वा में जा रहा है जब, तो इसको क्या बोल दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं श्वसनी। क्या बोल दे रहे हैं, श्वसनी। यानी देखिए ट्रैकिया ब्रोनकाई, ये क्या हो गया, दोनों जो नली विभाजित हुआ ना इसको श्वसनी बोल दे रहे हैं यानी ब्रोनकाई। और इसके बाद इहो कई भाग में विभाजित होता है, दाढ़ी जैसे डाल जो होता है किसी पेड़ पौधे का, उसी के जैसे इहो विभाजित हो जाता है। तो ये जब विभाजित होता है तो ब्रोनकाई, अब फिर ब्रोनक्यूलिस। देखिए कैसे, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद क्या, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूलिस, एल्वियोली क्या होता है, जो छुटका डंडिया निकला है ना, इसमें अंगूर के टाइप का गुच्छा पाया जाता है। गुच्छा मतलब देखिए एक बॉल टाइप का खोखला होता है, खोखला, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कुपिकाएं। इन कुपिकाओं का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है इस डंडिया पे, छोटकी डंडिया पे। तो ये जो गुच्छा है मतलब इन कुपिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। अभी कुपिकाएं क्या करती हैं, यही सांस को अपने अंदर लेती हैं। अब क्या होता है, यहाँ से सांस जो होता है, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है सीधा मिल जाता है ब्लड में। कैसे, देखिए ये कुपिका जो है यहाँ पे क्या है, कुपिका को एल्वियोली बोलते हैं। छोटकी डंडिया में कुछ गुच्छा टाइप में लटका हुआ है। इस गुच्छा टाइप को जो है, इसमें से एगो जब नोच के निकालते हैं तो बॉल निकलता है, यानी क्या निकलता है, गेंद टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है। तो ये गेंद टाइप का स्ट्रक्चर जो है ना, इसी को बोलते हैं एल्वियोली यानी कुपिकाएं जो होती हैं, इसमें ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या होता है, कुपिकाओं के चारों तरफ रक्त वाहिकाओं का जाल बिछा रहता है। अब ये रक्त वाहिका क्या है, जिसको आप नस बोलते हैं, उसको नस नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो हम आपके मतलब समझने के लिए बस यहाँ पे नस बोल दे रहे हैं। तो देखिए नस जो होता है इन कुपिकाओं के चारों तरफ जाली टाइप में बिछा रहता है, जाली टाइप में, जिसमें खून बहता है, वो जाली टाइप में बिछा रहता है। अब क्या होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यानी खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एगो कुछ होगा कण, तो वो कण जो होता है ना, क्या करता है, हीमोग्लोबिन वो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। जैसे देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन को मान लीजिए वो ले लेता है, इसमें से कुपिका में से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब खींच के अपने अंदर मिला लेता है। तो देखिए जब एल्युमिनियम के साथ क्या होता है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। कैसे बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, केमिस्ट्री में बोलते हैं। अब लोहा का जंग लग जाता है तो ऑक्सीजन के मिलने से जंग लग जाता है, तो ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बन गया। वैसे ही ये जो हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक, तो देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन दौड़ते दौड़ते जाएगा कोनो कोशिका को, जब जहाँ कोशिका में पहुँच जाएगा तुरंत कहेगा तू ले अपना ऑक्सीजन, हम चलते हैं। तो तुरंत कोशिका का रुक अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना है, तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को दे देगा, हीमोग्लोबिन फिर से वापस चला आएगा। ऐसे जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। ठीक, तो कहाँ से जाएगा, फेफड़ा से कोशिका तक, फेफड़ा से कोशिका तक, फेफड़ा से कोशिका तक। अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है हीमोग्लोबिन। तो देखिए ये मतलब क्या हुआ, यहाँ से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके और चला जाता है हर कोशिका में। अब हर कोशिका में हीमोग्लोबिन को ढकेलने के लिए कोई चाहिए, ऐसे दौड़ेगा तो नहीं, आदमी तो है नहीं हीमोग्लोबिन कि दौड़ के कहेगा हम ऑक्सीजन लेके चलते हैं, ऐसे तो कहेगा नहीं। वो तो एक पदार्थ है, कण है, तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा। तो उसको ढकेलने वाला कौन चाहिए, ढकियाने वाला कौन चाहिए, तो अब कौन लेके जाएगा। तो अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ से आता है वाहन, लेकिन अब फेफड़ा तक सांस कैसे जाता है भाई। अब देखिए ना, मान लीजिए कोई हम डब्बा रख दें, तो डब्बा रखने पे उसमें सांस पहुंचता है, तो सांस मतलब हवा पहुंचता है, उसके बाद जब पूरा डब्बा भर जाता है उसके बाद वहाँ से हवा इधर उधर नहीं होता है ना। तो अब देखिए सांस यहाँ पे एक बार छोड़ रहा है, खींच रहा है, छोड़ रहा है, खींच रहा है, कैसे हो रहा है, काहे ऐसे हो रहा है, इसमें कुछ मोटर वोटर लगाया क्या कि छोड़ेगा खींचेगा। तो देखिए इसके नीचे, फेफड़े के नीचे डायफ्राम लगा होता है। मोटर का काम क्या करता है, डायफ्राम
डायफ्राम, जो पंखा का काम है वो डायफ्राम करता है। क्या करता है, जब सांस को खींचना होता है शरीर में तो नीचे बैठ जाएगा, और जब सांस को फेंकना होता है तो ऐसे ढकेल देगा। क्या करेगा, इसी टाइप में होता है। जब फेफड़ा के नीचे ऐसे लगा रहेगा, और जब सांस को लेना होगा ऐसे बैठ जाएगा, और जब सांस को फेंकना होगा ऐसे हो जाएगा। सांस को लेना ऐसे करते रहेगा तो सांस आता रहेगा। पंप का काम कौन करता है, ये जो है डायफ्राम करता है। एक पेशी होता है, ये पेशी मजबूत थोड़ा कड़क पेशी होता है, ठीक। तो ये मतलब पेशी होता है, ऐसे क्या करता है, पेशी मतलब मांस, जैसे कान का होता है ना पेशी, वैसे ही डायफ्राम का होता है, ठीक। तो ये मतलब इस टाइप में डायफ्राम होता है और डायफ्राम यह काम करता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन तो समझ में आ गया कि ब्लड में होता है, लेकिन ब्लड कैसे बहता है भाई, ब्लड काहे दौड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसमें, वहन में, ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे देखे होंगे सौर्य ट्रांसपोर्ट लिखा रहता है, आर्या ट्रांसपोर्ट लिखा रहता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से जब किसी चीज़ को उठा के दूसरा जगह यह रख देंगे ना, ट्रांसपोर्ट हो गया। मान लीजिए मार्कर है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए, ट्रांसपोर्ट हो गया इसका। तो मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दीजिए, बस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये कौन करता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, आखिर कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो है हृदय करता है। तो इसके बारे में हम मानव में पढ़ रहे हैं, तो मानव में चलिए पहले देखते हैं कि मानव में कैसे होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले समझ लीजिए कि ब्लड में आखिर पार्ट क्या क्या होते हैं, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ब्लड जो होता है, पहले समझिए, ब्लड जो होता है मेल में 5.5 लीटर होता है एवरेज, यानी औसतन। कुछ अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हल्का हल्का। तो ये इतना डिफरेंट, बहुत कम डिफरेंट चलता है। तो देखिए 5.5 लीटर होता है किसमें, मेल में, और फीमेल में कितना होता है, 5 लीटर। अब खान सर जी आपको बताते ही होंगे कि काहे इतना आधा लीटर फीमेल में कम होता है, चूसना रहता है ना अभी, तो इसलिए। तो अब देखिए ये मतलब खून चूसना रहता है इसीलिए। अब देखिए फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है, इसका मतलब फीमेल में हीमोग्लोबिन वो कम होगा। अभी कैसे समझते हैं, देखिए रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, एक पीले कलर का, हल्के पीले कलर का लिक्विड होता है। जब उसमें से रक्त कणिकाओं को यानी ब्लड सेल को निकाल लेते हैं, ब्लड सेल जो होता है, ब्लड सेल, यहाँ पे पार्टिकल लिखा हुआ है, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे सेल है, ठीक। तो ब्लड सेल को जब निकाल लेते हैं ब्लड में से तो क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। सेल जो होता है, सेल मतलब कोशिका, ब्लड कोशिका को, रक्त कोशिका को अगर ब्लड में से छान लेंगे ना तो क्या बचेगा, तब हमको प्लाज्मा मिलेगा, पीले कलर का प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में लगभग 90% तक तो पानी होता है। हाँ देखिए प्लाज्मा में 90% क्या होता है बाबू, पानी होता है। पानी मतलब वाटर। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ विलीय पदार्थ होते हैं 10% तक, तो इतने 95% तक लगभग होता है। तो 90 से 95%, ठीक। उसके बाद 90 से 95% पानी होता है। उसके बाद 5% या 10% क्या होते हैं, ये विलीय पदार्थ मतलब घुलने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। अब उसके बाद रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल जो होती हैं, ब्लड पार्टिकल या ब्लड सेल क्या होती हैं, ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं। सेल मतलब कोशिका। रक्त में 3 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। देखिए RBC जो होता है ये टेबलेट जैसे होता है, जैसे टेबलेट खाते हैं दवाई, उसी टाइप का होता है, बस बीचों में दोनों ओर से खाल होता है, तो उसी को बोलते हैं RBC। RBC जो होता है रेड कलर में होता है, कैसे कि हीमोग्लोबिन जो है इसी में है। ब्लड का रंग काहे लाल होता है, इसी RBC के कारण। RBC में हीमोग्लोबिन है, वही हीमोग्लोबिनवा इसको लाल कर दिया, इसलिए ब्लड का रंग लाल होता है। अब समझ में आ गया। अब देखिए RBC का काम क्या है, RBC का काम है इसकी कमी से एनीमिया भी होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक। तो ये RBC का काम है। उसके बाद इसमें RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। 120 दिन मतलब कि ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो मतलब हड्डी को काटेंगे ना तो उसमें कुछ स्पंजी टाइप में पदार्थ मिलेगा, वहीं पे हड्डी के अंदर इसका निर्माण होता है RBC का। जब RBC हड्डी के अंदर बनता है तो वहाँ से जब जन्म ले लेता है, बन जाता है, उसके बाद 120 दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लड सेल है ये जो प्रति माइक्रोलीटर इसकी मात्रा है कितनी होती है, प्रति माइक्रोलीटर 4.7 to 6.1 मिलियन सेल प्रति माइक्रोलीटर। अब माइक्रोलीटर का मतलब समझिए, माइक्रोलीटर का मतलब होता है कि 1 केजी को 10 का पावर 6 या 10 के पीछे 6 गो जीरो लगा के भाग देंगे ना तब निकलेगा। मतलब 1 ग्राम को 1 ml को
हजार, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे लीटर रहना चाहिए, सॉरी देखिए यहाँ पे लीटर रहना चाहिए, यानी 1 लीटर को 10 के पावर 6 से भाग देंगे तब जाके क्या निकलेगा, 1 माइक्रोलीटर। या आप 1 ml को कितने से, 1000 से भाग देंगे तब निकलेगा क्या, 1 माइक्रोलीटर। तो माइक्रोलीटर यानी 1 माइक्रोलीटर में ब्लड की मात्रा, आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, 4.7 to 6.1 मिलियन। अब मिलियन क्या है, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक। तो देखिए 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन सेल प्रति माइक्रोलीटर जो होता है आरबीसी की मात्रा होती है किसी भी मनुष्य के शरीर में। अब फीमेल में यही घट के थोड़ा सा कम हो जाता है, 4.2 से कितना होता है, 5.5 मिलियन सेल माइक्रोलीटर, ठीक। तो इतना मिलियन सेल माइक्रोलीटर में होता है। अब देखिए इसका काम भी समझ में आ गया कि ऑक्सीजन को ढकेल के ले जाता है, ले आता है, इसका और भी काम है, लेकिन अभी हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है ये वाइट ब्लड सेल्स होता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, कार्पोसेल्स, ठीक। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो देखिए ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, 10 से 15 दिन होता है, इससे कम होता है, 10 से 15 दिन श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसकी मात्रा ब्लड में कितनी होती है, इसकी मात्रा जो होती है 4500 से 11000 सेल प्रति माइक्रोलीटर। मतलब कि 1 माइक्रोलीटर में इतना कोशिका डब्ल्यूबीसी का होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी एक कोशिका का टाइप है, आरबीसी भी एक कोशिका का टाइप है, यानी आरबीसी कोशिका कितना होना चाहिए, 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, 4500 से 11000 सेल कितना होना चाहिए, 11000 सेल प्रति माइक्रोलीटर होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है। डब्ल्यूबीसी कौनों रोग को मारने का काम करता है, कौनों रोग को मार देगा, ठीक। तो मतलब कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, किसी भी रोग के बैक्टीरिया को मारेगा। तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी, रोग से लड़ने का। अब जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी कम है वही बीमार पड़ा रहता है, वैसे ही हरदम बीमार पड़ा रहता है, लगता है कि उसको हरदम बीमारी पकड़ी हुई है, छोड़ती नहीं है, ठीक। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। प्लेटलेट्स एक सेल, पूरा सेल नहीं माना जाता है, लेकिन ये भी सेल है। सेल मतलब इसको क्या माना जाता है, इसको मतलब पूर्ण रूप से सेल नहीं माना जाता है, पूर्ण रूप से सेल नहीं माना जाता है, ठीक। तो ये सेल का एक टुकड़ा माना जाता है, वैसे आप सेल मान सकते हैं इसको, ठीक। तो मतलब कोशिका मान सकते हैं। प्लेटलेट जो होता है 3 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। इसकी संख्या जो होती है 1.5 लाख से 45 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होती है ब्लड में, इतना होता है 1.5 लाख। अब यही कहते हैं 1.5 लाख से कम हो गई लो तो इसका मतलब इसको डेंगू हो गया। तो ये मतलब डेंगू क्या होता है, इससे कम हो जाता है, तो जब नीचे आने लगता है तो उसी को बोलते हैं डेंगू होने लग रहा है। तो डेंगू मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्लेटलेट्स डेंगू में ही कम हो, मतलब ज़्यादातर डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम होता है। प्लेटलेट्स जो होता है 1.5 लाख इसकी संख्या होती है पर माइक्रोलीटर में, 1.5 लाख से 4.5 लाख। यहाँ पे इसकी प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। अधिक भी नहीं होना चाहिए 4.5 लाख से, और 1.5 लाख से कम भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना है, रक्त को थक्का बना देता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है। मतलब अगर कम हो जाता है ना तो एकदम लेरुआइल टाइप में आदमी हो जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, 2 सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक हारिए जाएंगे, ऐसे होता है प्लेटलेट्स का काम। तो देखिए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, मतलब कट पिट जाता है तो वहां जम जाता है खून, खून रुक जाता है, किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण, ठीक। तो देखिए प्लेटलेट्स जो होता है इसकी संख्या इतनी होती है, ये समझ में आ गया। देखिए डब्ल्यूबीसी के अब कुछ काम देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी के थोड़ा एडवांस काम है, ये सब तो आपको समझ में आ गया कि ये प्लेटलेट्स के काम क्या है, आरबीसी के काम क्या है। अब ये इतने मात्रा में रक्त में होते हैं, ठीक। अब देखिए अब डब्ल्यूबीसी जो होता है 2 टाइप का होता है, कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं और कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक। तो ये 2 टाइप का होता है। कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये भी 3 टाइप की होती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोनोफिल्स। कितने टाइप की, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोनोफिल्स। इन दोनों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आपकी बुक में इन सब के बारे में किसी के बारे में नहीं दिया है, बस नाम दिया है, बस हम इन तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए बेसोफिल्स और इयोनोफिल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट जो होता है ना
देखेगा रोग को, क्या करेगा, रोग को देखेगा, कौन आया टीबी उबी का बैक्टीरिया देखेगा और जाके तुरंत देता है न्यूट्रोफिल को संदेश, ए चाचा देखियो कौन रोग आया है, तुरंत ही मार देता है, देख के मार देता है। अब मोनोसाइट क्या करेगा, मोनोसाइट मरे हुए को ले जाके जहाँ उसका कब्र होगा दफना देगा। कब्र वब्र मतलब उसका अंतिम संस्कार कौन करता है, मोनोसाइट करता है। मोनोसाइट अंतिम संस्कार है, उसका खबर देता है कि देखिए बाबू दुश्मन आया है, मारिए न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल मार देता है। मतलब ये क्या है, इस सैनिक का काम करता है। मोनोसाइट क्या करता है, ये दफनाने का, उसका सबका अंतिम संस्कार करता है, बड़ी पुण्य का काम करता है मोनोसाइट। समझ में आया। तो देखिए अब मतलब ले जाके और अलग कर देता है ऐसे अंग में जहाँ पे मतलब इसका जो बैक्टीरिया हैं उनको रखा जाता है, उसके बाद उसको शरीर से बाहर किया जाता है। ऐसे अंग में कहाँ कौन ले जाता है, मोनोसाइट। ठीक। अब रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। तो प्लेटलेट्स आखिर रक्त का थक्का बनाता कैसे है बाबू, देखिए ये जब रक्त का थक्का बनता है तो रक्त के थक्के बनने में क्या होता है, रक्त के थक्के बनने के लिए जब प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स फटता है, जैसे हमारा ब्लड मतलब बाहर निकलने लगा, कट पिट गया, ब्लड बाहर निकलने लगा, उसके बाद क्या होता है, जैसे प्लेटलेट्स जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है फट जाता है। अब फट के अपने अंदर से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन निकालता है। क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त में एक प्रोटीन होता है पहले से रक्त प्लाज्मा में, यानी इस प्लाज्मा में क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन रहता है। इसके साथ क्रिया करेगा, जैसे क्रिया करेगा बन जाएगा बाबू थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो होता है तुरंत ही क्रिया करके, कैसे कि ब्लड में फाइब्रिनोजिन है। अब क्या है, फाइब्रिनोजिन है ब्लड में, जैसे देखिए इसके साथ क्रिया किया प्रोथ्रोम्बिन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो क्या हुआ, थ्रोम्बिन बन गया। और थ्रोम्बिन के साथ तुरंत ही फाइब्रिनोजिन क्रिया कर लेता है, फाइब्रिनोजिन भी ब्लड में उपस्थित रहता है मतलब प्लाज्मा में, और तुरंत ही फाइब्रिनोजिन क्रिया करके फाइब्रिन बना देता है। अब भाई फाइब्रिन जो है ना रेशेदार होता है, रेशेदार फाइब्रिन प्रोटीन जो होता है रेशेदार होता है, तो ये रेशा टाइप में क्या बना लेता है, रेशा बना लेता है। और रेशा जो है ना ये क्या कर लेता है, जाली बना देता है। अब जाली बना दिया, अब देखिए हाई कहाँ है, श्वेत रक्त कणिका, WBC प्लेटलेट्स, ये सब कण के टाइप में है, मतलब कोशिका है, कुछ है सब, तो आके इसमें जलिया में फंस जाते हैं। अब फंस गए सबके तो कैसे ब्लड नहीं निकलेगा, तो यही रक्त का थक्का बन जाता है। समझ में आ गया। तो यही मतलब रक्त के थक्के बनने का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। देखिए जैसे निकलता है प्लेटलेट्स फट के इसको निकाल देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में तुरंत प्रोथ्रोम्बिन रहता है, उससे क्रिया कर लेता है, थ्रोम्बिन बना देता है। थ्रोम्बिन बनता है जैसे तैसे प्रोथ्रोम्बिन भी वहीं पे रहता है, उससे क्रिया कर लेता है, फाइब्रिनोजिन बना लेता है। फाइब्रिनोजिन क्या है, एक तरह का फाइबर है, रेशा है, तो फाइब्रिनोजिन इसको रोक देता है। समझ में आ गया। अब देखिए अब तो ये ब्लड के बारे में समझ गए। अब ये आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी को जब खोड़ के देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या ले जा रहा था, ऑक्सीजन ले जा रहा था। तो अब देखिए हृदय क्या होता है, हृदय कहानी हम पढ़ेंगे, कहाँ से कि रक्त को कोई ढकेलने वाला चाहिए ना, कोई ढकेलने वाला चाहिए, तभी तो ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ढकेला के हर कोशिका के पास जाएगा। कैसे कि ब्लड भी चलने वाला नहीं है भाई, ब्लड भी नहीं चलेगा। तो अब देखिए हृदय उसको ढकेलेगा, हृदय ढकेलेगा, तो हृदय को क्या बोलते हैं, पंपिंग अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपिंग अंग। हृदय को हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं। पहले समझिए वाहिकाएं क्या होती हैं, वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल। जैसे पाइप बिछाते हैं, मशीन चलाते हैं, सिंचाई करते हैं तो पाइप बिछाते हैं, वैसे ही रक्त को बहाने के लिए, खून को बहाने के लिए पाइप बिछाया गया है हमारे शरीर में, पूरा पाइप का जाल है। उस पाइप को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक। अब देखिए ब्लड वेसल 3 टाइप की होती हैं, मेनली 3 टाइप की। देखिए किस टाइप की, एक वो जो हार्ट से निकल के ब्लड को ले जाएगा, मतलब कि जैसे हार्ट से ब्लड निकला और जो पाइप उसको ले जा रहा है, जो ब्लड जो है हृदय से निकला, दिल से निकला, और जो पाइप ले जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज। ठीक, आर्टरीज बोलते हैं। और जो मतलब ले जाता है जिसको, इंग्लिश में आर्टरीज और हिंदी में धमनी। क्या, जो हृदय से ब्लड को, खून को बहा ले जाएगा, दिल से जिसको बहा के ले जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, धमनी। अब जो दिल में ला रहा है, दिल में अब उसको नहीं लाएगा जिसको आप सोच रहे हैं ब्लड को लाएगा,
ठीक। तो देखिए अब देखिए जो ब्लड को जो पाइप ब्लड को दिल में ला रहा है, ठीक, जो पाइप ब्लड को दिल में ला रहा है उसको क्या बोल देते हैं, सीरा यानी वेन्स, ठीक। तो ये जो वेन्स है क्या ला रहा है, रक्त को हृदय में ला रहा है, ठीक। अब देखिए केशिकाएं क्या होती हैं, अब देखिए केशिका कुछ नहीं है, रक्त धमनी जो है ना, धमनी जैसे हृदय से ब्लड को ले जाता है, हर पार्ट में बांटना है, तो कई गो मतलब जैसे देखे होंगे टंकी का पानी वानी लगाते हैं लोग, तो टी टाइप का लगा देते हैं, यहाँ से एगो पाइप आया रहेगा, देखिए यहाँ से एगो पाइप आया रहेगा, एगो इधर से निकल जाएगा, एगो इधर से, मतलब ऐसे ऐसे बट जाता है धमनी भी। तो धमनी कहाँ लिए बटता है भाई, धमनी इसलिए बटता है, धमनी इसलिए बटता है ताकि वो सब जगह ब्लड को पहुँचा सके, तो धमनी बट जाता है, सिरा बट जाता है। तो देखिए ऐसे आया धमनी, ऐसे बट गया, ठीक, ऐसे बट गया, ऐसे बट गया, ऐसे बट गया। अब सिरा जो आया, सिरा भी इसको भी बटोर के ले जाना है, तो इहो कैसे किया, इहो ऐसे मतलब बटोरने लगा, अपना बटोरने लगा, कैसे कि एगो नली ले जाना है हर्ट में, तो ऐसे बटोर के उसके बाद हर्ट में ला दिया, ठीक। देखिए ऐसे गया था हर्ट से गया था, ठीक, हर्ट से गया था, अब ऐसे विभाजित होकर सब कोशिका को दे दिया। अब ब्लडवा को वहाँ पे कोशिका में छोड़ना थोड़ी ना है भाई, जो ब्लड लेके गया है, मतलब ब्लड में क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को बस हमको वहाँ छोड़ना है, ब्लड को छोड़ना नहीं है। अब ब्लड को ले आना है वापस, तो लाना है तो सीरा जो है, यही पाइप जो है लेके आएगा ब्लड को, तो यहाँ से गया और यहाँ विभाजन जो हो गया है ना, जो विभाजन हो गया है कोशिकाओं के पास, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं केशिकाएं, ठीक, केशिकाएं बोलते हैं, ठीक। तो केशिकाएं किसको बोलते हैं, बहुत पतले पतले नसों को क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं, ठीक। देखिए महाधमनी एक होती है जो हृदय से निकलती है, मोटी सी धमनी, उसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। अब उसके बाद कई गो भाग में विभाजित हो गई, उसको क्या बोलते हैं, धमनी। उसके बाद कई गो भाग में और विभाजित होगी, और धमनिका। अब जब धमनिका से विभाजित हो जाएगी तब क्या बोल देंगे, धमनिका से विभाजित होने के बाद केशिका बोल देंगे। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे पेड़ पौधों में एगो जड़ रहता है, जड़ से ऐसे डाढ़ा निकला, ऐसे निकला, तो देखिए हाई महाधमनी है, महाधमनी से धमनी हो गया, ठीक, मतलब ऐसे निकल गया डाली, तो धमनी हो गया। अब इस डाली में से कुछ निकल गया तो धमनिका के बाद कुछ उसमें से भी निकल गया, तो उसमें से जब निकला तब उसको क्या बोलते हैं, केशिका। मतलब जब बहुत पतली हो जाती हैं धमनियाँ, तो धमनियाँ या सिराएं जब बहुत पतली हो जाती हैं विभाजन करते करते, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं केशिका। धमनी के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। धमनी जो होती है वेन्स से मोटी होती है, मतलब कि सीरा से मोटी होती है। आर्टरी जो होती है वेन्स से मोटी होती है। मतलब काहे लिए मोटी होती है बाबू, हृदय जो है ना एकदम फचाक से मारता है खूनवा को, एकदम फचाक से मारता है, इतना तेज ना मारता है कि रोकवे नहीं करेगा, तो इसके लिए मोटा पाइप चाहिए, नहीं तो फट जाएगा पाइप। तो अब देखिए धमनी जो होती है काहे लिए मोटी होती है, कहाँ से कि फटे ना। अब इसका लचीलापन ज़्यादा होता है, लचीलापन मतलब तनाने की शक्ति ज़्यादा होता है। तो जैसे रबर उबर तान देते हैं, पाइप रबर का पाइप रहता है उसको ऐसे तान देते हैं, वैसे ही धमनी जो होता है तनाने लायक होता है। समझ में आया? तो धमनी जो होता है तनाने लायक होता है, तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेचिंग, मतलब समझ लीजिए स्ट्रेचिंग, ठीक। तो स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो अब धमनी जो होता है थोड़ा नरम होता है, नरम मतलब कि लचीला होता है, लचीला, समझ रहे हैं। उसके बाद सिरा जो होता है थोड़ा कम मोटा होता है, पतला होता है, और इसका लचीलापन कम होता है, थोड़ा कठोर टाइप में होता है। कैसे कि इसको बस खुनवा को वापस लाना है। देखिए ना धमनी ले जा रही है, प्रेशर तो इसमें ज़्यादा है, फचाक से मारा है, हर्ट फट जाएगी धमनी। इसलिए क्या हुआ, ये जो है धमनी ये कहाँ से आ रही है, मतलब ये कहाँ लिए इतनी मोटी है, कहाँ से कि इसमें से ज़्यादा प्रेशर जाना है। उसके बाद सिरा काहे पतला है, कहाँ से कि इसमें से कम प्रेशर जाना है, कहाँ से कि रक्त को वापस ला रहा है। तो यहाँ जाते जाते पतली पतली केशिका में विभाजित होगी धमनी, उसके बाद ऐसे आएगा तो देखिए ना ऐसे लगेगा कि उसको ढकेलाइए नहीं रहा है रक्त, तो ढकेलाइए नहीं रहा है तो प्रेशर बहुत कम है, तो प्रेशर बहुत कम है तो इसके लिए कमजोरों पाइप रहेगा तो चल जाएगा, ठीक। तो ये जो होता है सिरा इस टाइप में होता है। अब इसको और ही सुरक्षित करने के लिए भगवान का किया, धमनी को और ही सुरक्षित करने के लिए इसको एकदम अंदर धसा दिया। अंदर मतलब मांस के नीचे क्या किया, धमनी को धसा दिया। जैसे आप देखते हैं ना हाथ में क्या होता है, ये जो होता है सीरा होता है, सीरा जैसे हरा हरा हल्का हल्का दिखता है, ठीक। तो देखिए ब्लड को, देखिए सीरा को हम नीले कलर से दिखाते हैं और
धमनी को किस कलर से दिखाते हैं, रेड कलर से, मतलब ऐसे समझने के लिए, ठीक। तो ऐसे होता है, हल्का हल्का हरा सिरा दिखता है और धमनी जो होता है पूरा पूरा रेड दिखता है, इसलिए उसको सिरा को जो है नीला से दर्शा देते हैं, उसको लाल से दर्शा देते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है धमनी सिरा। ये तो लगा दिए बाबू पाइप। अब मशीन को चालू करो, जो क्या कर रहा है, खून को पंप कर रहा है, खून को फेंक रहा है, तो उसको अब लगाना है। तो अब धमनी सिरा इसमें लगा हुआ है पहले से। अब देखिए हार्ट जो होता है हमारे कहाँ होता है, वक्ष गुहा के किस साइड, वक्ष गुहा के बीच में होता है, हल्का सा इधर झुका हुआ होता है। किधर झुका हुआ होता है, बाईं ओर, हल्का सा बाईं ओर झुका होता है, ठीक। तो ये किस झिल्ली में बंद होता है, पूछेगा हार्ट किस झिल्ली में बंद होता है, तो ये किस झिल्ली में बंद होता है, कार्डियक नामक झिल्ली में बंद होता है, कार्डियक, ठीक। तो इसीलिए कई सर्जरी को कार्डियक नाम होता है लास्ट में, कई सर्जरी का, कि वो हार्ट का सर्जरी होता है इसलिए उसके लास्ट में कार्डियक नाम होता है। तो कार्डियक झिल्ली से हार्ट ढका होता है। कहाँ से कि देखिए ये पिचकता है फूलता है, पिचकता है फूलता है, पिचकता है फूलता है। और देखिए फेफड़ा के बीच में रगड़ा के एकदम खत्म हो जाए, जैसे कुछ रगड़ा जाता है। ब्रेक का गोटी देखे होंगे आपके साइकिल में, घर्षण के कारण रगड़ा जाता है, मतलब ऐसे टच होता है तो रगड़ा जाता है। ऐसे ही पुचक फूल रहा है तो घर्षण होगा फेफड़ा से, तो ये रगड़ा के एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर एक भगवान झिल्ली चढ़ा दिया। झिल्ली जो है इसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। इस झिल्ली का क्या नाम है, कार्डियक झिल्ली, ठीक। अब ये कार्डियक झिल्ली में हार्ट बंद होता है। अब क्या हुआ, अब इसको पंप कराना है बाबू। हार्ट जो होता है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट के बारे में पहले समझ लें तब तो खूनवा को पंप करेंगे। तो हार्ट में 4 चेम्बर होता है। एक देखिए 2 को बोलते हैं अलिंद और 2 को निलय, यानी क्या बोलते हैं, 2 को अलिंद बोलते हैं, 2 को निलय बोलते हैं। देखिए आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, आर्ट्रियम है ऊपर वाला और वेंट्रिकल, यानी अलिंद जो है इसको आर्ट्रियम बोलते हैं और इस निलय को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए अलिंद को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम, और इसको वेंट्रिकल, यानी आर्ट्रियम वेंट्रिकल। किसको, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ठीक। तो देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले ब्लड आएगा किससे, सिरा से। तो इस पाइप से ब्लड आया, ठीक, इस पाइप से यहाँ से ब्लड आने लगा बाबू, देखो आने लगा। अब इस चेम्बर में आया, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। देखिए ये दोनों जो होता है क्या होता है, ये ऊपर वाला दोनों जो होता है इसको अलिंद बोलते हैं, यानी आर्ट्रियम बोलते हैं। नीचे वाला दोनों जो होता है निलय होता है, यानी इसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये दोनों अलिंद जो है पंप करने का काम नहीं करते हैं, अलिंद जो है पंप करने का काम नहीं करते हैं, यानी खून को फचाक से कौन मारता है, निलय मारता है, ठीक। तो देखिए फचाक से कौन, मतलब पंप करने का काम कौन करेगा, ये दोनों नीचे वाला, ऊपर वाला कुछ नहीं करते हैं सब, ठीक। तो देखिए ये क्या हुआ, ब्लड यहाँ से आया, ब्लड यहाँ से आया। अब पहले समझ लीजिए इसको, देखिए इसे हार्ट कहीं बनाएंगे ना, ऐसे खड़ा होकर देखिएगा, ये दाहिना हाथ है, मतलब इधर वाला जो भी निलय या अलिंद होगा दाहिना होगा, इधर वाला जो भी अलिंद या निलय होगा दाहिना होगा। इधर खड़ा होंगे तो इधर वाला जो भी होगा अलिंद या निलय वो बायां होगा। तो समझ में आया। देखिए ये जो है ये क्या है, ये जो है दाहिना अलिंद है, ये दाहिना निलय है, बायां अलिंद बायां निलय, ठीक। यानी राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो ये 4 चेम्बर होते हैं। अब देखिए यहाँ से आया ब्लड, क्या आया, खून आया, ठीक। अब खून आया, तुरंत क्या हुआ, यहाँ एगो वाल्व लगा होता है। वाल्व मतलब जैसे कल उल में लगता है वाल्व, पानी आता है तो खुल जाता है, पानी नहीं आता है तो बंद हो जाता है, नहीं तो पानी नीचे भाग जाता है। वैसे इसमें भी वाल्व लगा है। देखिए क्या होगा, ऐसे आएगा ब्लड तो आते आते क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है नीचे, ठीक। अब कैसे आता है, यहाँ पे एगो वाल्व लगा है, ये वाल्व जो है खुल जाता है, ऐसे टाइप में लगा होता है, जैसे ऐसे बंद होता है, जैसे आता है रक्त ना ऐसे खुल जाएगा, खुल के नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है इस किसमें, दाहिना निलय में, ठीक, दाहिना निलय में। अब ये दाहिना निलय फचाक से मारता है, कहाँ कैसे मारेगा, फचाक से मारेगा। तो ये जो है किसके द्वारा जाएगा, धमनी के द्वारा। कहाँ से कि जो दिल से लेके जाता है किसको, ब्लड को, उसको क्या बोलते हैं, धमनी, यानी आर्टरी। तो आर्टरी से लेके जाएगा किसको, ब्लड को। अब कहाँ लेके जाएगा, आर्टरी से लेके चला जाता है सीधा फेफड़ा में। काहे लिए बाबू फेफड़ा में लेके जाना है, काहे लिए, हमको ऑक्सीजन वहाँ से ढोक के लाना है, ऑक्सीजन वहाँ से क्या करके लाना है, ढोक के लाना है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है,
ऑक्सीजन ढो के लाना है, इसलिए हमको फेफड़ा में ब्लड को लेके जाना है। अब समझ में आया? अब लेके जाता है कहाँ पे? फेफड़ा में। फेफड़ा में से ऑक्सीजन तुरंत लेके आएगा ब्लड। अब लेके आएगा तो किस रास्ते आएगा? उधर से ऐसे गया था फेफड़ा, यहाँ पे मान लीजिए क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन कुपिका से लेके चला आया, ले आया तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों से क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है फिर से हार्ट में। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सिरा बोलते हैं। पल्मोनरी सिरा, ठीक, पल्मोनरी सिरा बोलते हैं, ठीक। तो देखिए पल्मोनरी सिरा से यहाँ पे आ गया ब्लड, ठीक। अब पल्मोनरी सिरा से ब्लड आ गया तो क्या होता है, ये ब्लड जो है सीधा आके और आके यहाँ पे गिर जाएगा। कहाँ से कि यहाँ भी ऐसे ही लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? ऐसे लगा हुआ है, ठीक। तो ऐसे लगा हुआ है, बस जैसे इसमें यानी बायां अलिंद में जैसे क्या आया, बायां अलिंद में जैसे ब्लड आया, खुल जाएगा ये वाल, खुल जाएगा, बस नीचे गिर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे ब्लड है, बस बायां नीला जो है फचाक से मारेगा। अब फचाक से मारेगा तो कहाँ चला? बायां नीला, उसके बाद पूरा शरीर। देखिए किसके द्वारा आया? पहले आता है महाशिरा के द्वारा, जो आता है पूरा शरीर से जिस नली से, उसको क्या बोलते हैं? महाशिरा, ठीक। तो महाशिरा से आया, कहाँ से कि ब्लड आ रहा है इसलिए शिरा है। जो ब्लड को दिल में लाता है उसको क्या बोलते हैं? शिरा। अब यहाँ से आया और इसके बाद कहाँ चला गया? दायां नीले में। दायां नीले फचाक से मारा, कहाँ चला गया? फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा में किसके द्वारा गया? धमनी के द्वारा, कैसे कि दिल से निकल रहा है। अब इस धमनी का नाम होता है फुसफुस धमनी। क्या होता है? फुसफुस धमनी, ठीक। तो फुसफुस धमनी क्या होता है? कहाँ से कि फुसफुस बोलते हैं फेफड़ा को, फुसफुस बोलते हैं, तो इसलिए फुसफुस धमनी इसका नाम होता है, ठीक। या पल्मोनरी धमनी भी बोलते हैं। तो पल्मोनरी धमनी से रक्त कहाँ चला गया? फेफड़ा में। फेफड़ा से कहाँ आया? फेफड़ा से फिर से दिल में आया। दिल में आया, दिल में आ रहा है, ये कौन सा सिरा होगा? ये जो आ रहा है इसलिए सिरा है। सिरा है मतलब कि ये आ रहा है, सिरा है मतलब कि ये कौन सा सिरा होगा? फुसफुस सिरा। कहाँ से कि फेफड़ा से आ रहा है। तो देखिए यहाँ से फुफ्फुस धमनी, फिर फुफ्फुस सिरा में आया। फुफ्फुस सिरा से किस में आ गया? फुफ्फुस सिरा से सीधा आ गया इसमें बायां अलिंद में। बायां अलिंद से बायां नीलय, और बायां नीलय से कहाँ चला गया? बायां नीलय से पूरा शरीर महाधमनी द्वारा। ये जो पूरे शरीर में फैलाने वाले वाहिका है इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। तो समझ में आ गया? अब महाधमनी के बाद क्या होता है? पूरे शरीर में फैल जाता है रक्त। तो ये समझ में आ गया कि कैसे फैलता है रक्त। तो देखिए कहाँ आता है? महाशिरा के द्वारा। जो आता है जिस नली से उसको महाशिरा, उसके बाद क्या आता है? दाहिना अलिंद, फिर इस वाल के द्वारा कहाँ आता है? दाहिना नीले में। दाहिना नीले से कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। फुफ्फुस यानी कि फुफ्फुस धमनी यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में, ठीक। फेफड़ा में जाने के बाद फेफड़ा से सिरा द्वारा आएगा, कहाँ से कि हार्ट में आ रहा है, तो ये फेफड़ा से आ रहा है इसलिए फुफ्फुस क्या होता है? फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा से फिर कहाँ आ गया? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से बायां नीले, बायां नीले से फिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चला गया। अब देखिए इन दोनों का नाम है क्या? पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। तो देखिए सारे धमनियों में कैसा रक्त बहता है? सारे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त नहीं समझ में आया? देखिए शुद्ध रक्त जो होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। देखिए जो पूरे शरीर से जब रक्त आएगा, पूरे शरीर से जब ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में। तो हार्ट में क्या लिए आया? फेफड़ा के पास जाने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको छोड़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फेफड़ा के पास छोड़ना है, तभी ना हम सांस में छोड़ देंगे। तो का ब्लड जो आया है पूरे शरीर से, यानी सिरा वाला रक्त क्या रहता है? सिरा वाला रक्त अशुद्ध रहता है। कहाँ से कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। जो दिल से जाता है, दिल से जो रक्त जाता है उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहता है इसलिए वो शुद्ध रक्त है। यानी धमनी जितने भी धमनियों में रक्त बहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त बहता है सारे धमनियों में, ठीक। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त। लेकिन क्या होता है? एक अपवाद होता है। क्या अपवाद होता है? अपवाद नहीं, हालांकि कहाँ से कि ये हार्ट से निकल रहा है, ये जो खून है ये हार्ट से निकल रहा है। ये पल्मोनरी धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। कहाँ से कि देखिए अभी आया था रक्त, और क्या किया? ये जो दाहिना नीला है, दाहिना नीले पंप किया तो किसके द्वारा चला गया? ये धमनी के द्वारा चला गया। धमनी कौन सा है? फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी। ये धमनी है, लेकिन देखिए अभी कहीं फेफड़ा के पास पहुंचा है, यहाँ से आया है तो फेफड़ा के पास नहीं पहुंचा है, सिरा के द्वारा आया है और कहीं फेफड़ा के पास बीच में नहीं पहुंचा है। इसका मतलब अशुद्ध है, अशुद्ध जा रहा है। तो धमनी, ये जो अपवाद होता है कि यही जो फुफ्फुस धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और फेफड़ा के पास चला जाता है। उसके बाद फेफड़ा से जैसे आता है तो किसके द्वारा आया? सिरा के द्वारा। इसमें शुद्ध रक्त हो गया। कहाँ
जैसे कि ऑक्सीजन फेफड़ा से मिल गया रहता है ब्लड को, अब ब्लड को मिल गया ऑक्सीजन तो इसके द्वारा आया, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जैसे आया तो ये कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। लेकिन ये क्या है, शिरा है, तो ये एक ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और एक ऐसा ये धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला बता है, इसमें क्या बता है, उल्टा हो जाता है बस। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, फिर से वही काम होगा, फिर रक्त जो है इस बायां अलिंद से बायां नीले से फिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चलेगा। समझ में आ गया। अब कई वाल्व होते हैं, वाल्व का नाम होता है क्या, इसको इस साइड वाले वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। देखिए ये बायां वाला जो है, बायां मतलब बाइकस्पिड, बायां मतलब बाइकस्पिड, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच जो वाल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और जो इस दाहिना है, दाहिना को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए इसको बाइकस्पिड वाल्व, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। तो ये जो होता है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक। तो यही जो वाल्व होता है, ठीक, इसको बाइकस्पिड, इसको ट्राइकस्पिड। तो ये समझ में आ गया हार्ट के बारे में। अब ये समझ में आपको आ गया होगा कि आखिर जो खाना है छोटी आंत में अवशोषित हुआ था, पूरे कोशिका में कैसे पहुंचा, ऑक्सीजन फेफड़ा से कैसे पूरे शरीर में पहुंचा। तो ये ऑक्सीजन तो समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, आरबीसी जो होता है ब्लड में होता है, ब्लड को धकिया रहा है हार्ट, तो जा रहा है पूरे शरीर में। लेकिन ये खाना छोटी आंत अवशोषित की, तो छोटी आंत से कहाँ चला गया, ये भी ब्लड ही लेके जाता है। जितने ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, तो वो सब कौन करता है, ब्लड या लिम्फ। लिम्फ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है पूरे मतलब जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है यही ब्लड करता है। तो समझ में आ गया कि कैसे पूरा ट्रांसपोर्ट हुआ, यानी कि छोटी आंत से कौन ले गया, छोटी आंत जैसे अवशोषित की, छोटी आंत से ले जाके तुरंत ब्लड गया, ब्लड तुरंत लेके चला गया, सारे कोशिकाओं में पहुंचा दिया। तो ठीक, ये समझ में आ गया होगा, आशा है। अब देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। तो बीपी जो होता है, बीपी मतलब एक मतलब ब्लड का प्रेशर होता है। जैसे अगर पानी चलाते हैं मोटर से तो मोटर का एगो प्रेशर होता है, वैसे एगो ब्लड का प्रेशर होता है, कितना दाब से बह रहा है ब्लड, कितना मतलब प्रेशर से बह रहा है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक। तो ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल जो होता है वो होता है 120/80। कितना होता है, 120/80। ये क्या होता है 120/80 का, 120/80 है। देखिए 120 जो होता है, 120 जाने का प्रेशर होता है, किसमें, mm प्रति पारे का घनत्व होता है इसका मात्रक। तो मात्रक पे ध्यान मत दीजिए, आप बस समझिए कि जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, हार्ट से जब जाएगा कहाँ, पूरे शरीर में, तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। और जब वापस लौट के आएगा तो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि 120/80, मतलब जाने का प्रेशर 120, आने का प्रेशर 80, जाने का प्रेशर 120, आने का प्रेशर 80, ठीक। समझ में आ गया। तो यही होता है ब्लड प्रेशर। अब इसमें होता है दो टाइप का ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है तो दो टाइप का होता है, क्या, हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो देखिए जब इससे ऊपर बढ़ जाएगा, जब प्रेशर ब्लड का बढ़ जाएगा तब बोलेंगे हाइपरटेंशन हुआ है या हाई बीपी हुआ है, और जब घट जाएगा तो क्या बोलेंगे कि ये जो इसका ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो जब ब्लड प्रेशर लो हो तब आप नमक चीनी का घोल दिया जाता है। कहाँ से, कि नमक से ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा इंक्रीज होता है। समझ में आया। तो ब्लड प्रेशर नमक पानी के घोल से इंक्रीज होता है, और जब बढ़े तो कम नमक खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को कम नमक खाना चाहिए। और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, एकदम खोजिया जाता है सब। कहाँ से, इतना मतलब गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, जो जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है बहुत गुस्सैल होता है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उससे बची के रहना चाहिए, ठीक। तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आप समझ गए। अब देखिए ब्लड प्रेशर की माप कैसे ली जाती है। ब्लड प्रेशर की माप आप देखे होंगे पारे वाला आता था पहले, अब तो पारे वाला आता नहीं है, अब आता है एक, अब आ रहा है हवा भरने वाला भी आ रहा है, तो उसमें डायल लगा रहा है घड़ी जैसे, और उसके बाद वो भी बहुत कम दिख रहा है। अब डिजिटल दिख रहा है, वो बटन टिप रहा है, सब पूरा बीपी यहाँ पे दिखा दे रहा है, इतना इतना तो है, देखिए ना डॉक्टर साहब, तो मतलब दिखा दे रहा है किस पे, डिस्प्ले पे, जैसे मोबाइल देखते हैं वैसे। तो देखिए पारे वाला कैसे काम करता था, हवा भर देते थे और उसके नोकिया पे रहता था एगो नट खोलने वाला, हवा निकालने वाला, खोल के निकालते थे। जब देखते थे यहाँ पे आला लगाते थे, आला क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पे आला लगाते थे, लगा के देखते थे, ऐसे खोलते रहते थे, यहाँ पे आला लगा के देखते थे
कब आवाज़ आ रहा है, तो पहला जब आवाज़ आएगा ना तो वही प्रेशर जो पारा बताया रहेगा उसको क्या बोलते हैं कि हाँ ये जाने का प्रेशर है। और जब खोलते रहेगा, जब बंद हो जाएगा आवाज़ आना तब क्या बोलेंगे कि ये आने का प्रेशर हो गया। मतलब जैसे बंद हुआ अब उस पर जो रीडिंग दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे कि ये आने का प्रेशर है। अब काहे जाने आने का प्रेशर, देखिए जब मोटर का पाइप वाइप दाब देते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ करता है ना। वैसे ही ब्लड के वेसल को दाब देंगे, ब्लड जो खून की वाहिका है उसको दाब देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ जाएगा बस आवाज़ करेगा। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाता है तो धक धक करता है, और जब धक धक करता है तो सुन लेता है। और जैसे एकदम लूज हो जाता है ना तो अब आराम से फ्लो होने लगता है, तो अब उतना आवाज़ नहीं करता है, अब आवाज़ें नहीं करेगा। बस स्टेथोस्कोप में आवाज़ नहीं आता है तो वो इस रीडिंग को देख के बता देता है कि हाँ कितना है बीपी। ठीक, तो एक बार देखिएगा, धीरे धीरे खोलेगा और एक बार फिर रोकेगा, अब फिर खोलेगा। तो ऐसे खोलते हैं सब डॉक्टर उस हवा को। ठीक, तो वैसे ही रीडिंग लेते हैं। अब डिजिटल वाले में कुछ नहीं करना है, बस एगो बटन टिपिए, उसके बाद हवा भरेगा, नापेगा, नाप को आपको दे देगा, हो गया। लीजिए आप देख लीजिए कितना है। ठीक, तो ये डिजिटल वाला हम आपको दिखाए भी थे। अब देखिए ये तो हो गया ब्लड प्रेशर। अब दूसरा एक संवहन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, वहन तंत्र या संवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये हमारे शरीर में एक और होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ तंत्र। लिम्फ तंत्र को क्या बोलते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम। ये कुछ नहीं है, ये भी ब्लड से ही बनता है। क्या होता है, ब्लड से ही बनता है। देखिए क्या होता है, ब्लड कहाँ तक गया था, देखिए क्या होता है, पहले ब्लड निकलता है हृदय से, दिल से निकलता है, दिल से निकल के कई गो नस में बट जाता है ताकि हर जगह पहुँच सके। अब ये जब नस में बट जाता है उसके बाद ये भी बटता है कई गो नस में, कई गो कुछ में बटता है ये सब, मतलब ये नस। तो इसको क्या बोल देते हैं, केशिका। अब इस केशिका जो है ना फिर से जुड़ने लगता है और जुड़ के फिर वापस जाएगा। क्या होगा, वापस जाएगा। अब वापस जाके कहाँ जाएगा, फिर से किस में चला जाएगा, ये वापस जाने के लिए किस में जाएगा, ये जाएगा वेंस में यानी शिरा में, और शिरा से फिर से हार्ट में चला जाएगा। तो देखिए इस बीचवा में क्या होगा, बीचवा में जाके पहले कोशिका उसका कुछ सब देगा ना, जो यहाँ से ले गया था पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, भोजन, ग्लूकोज वगैरह सब ले गया था, सब कोशिका को देगा। उसके बाद ना लौटेगा, जौन काम करने गया था वो करके ना आएगा। तो देखिए क्या होता है, ये जो आप केशिका देख रहे हैं, केशिका, कोशिका और केशिका में अंतर है। देखिए केशिका जो होता है पतली पतली नलियों को बोलते हैं, ब्लड के पतली पतली नलियों को, सबसे पतली नलियों को क्या बोलते हैं, केशिका। और कोशिका जो होता है शरीर जिससे बना है ना उसी को कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका केशिका में अंतर है। केशिका मतलब नली, कोशिका मतलब जो कोशिका, जिस कोशिका से हम बने हैं। तो समझ में आया। देखिए कोशिका क्या होता है, केशिका क्या होता है, केशिका जैसे जाता है कहाँ पे, यहाँ पे मतलब कोशिकाओं के पास उसको क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, भोजन देना है, ग्लूकोज वगैरह देना है। और जौन चीज़ उबार के रखा होगा, उबार के मतलब उसका उबरा होगा जो खराब पदार्थ जो जैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, मतलब ऐसे होगा कुछ, तो उसको ले के आएगा ब्लड। तो दोनों काम करता है, ले जइबो करता है। अब ये कोशिका जो है, देहात में लोग कहावत कहते हैं, अंगुरी धरत धरत पहुँचा धले है ना। तो ये जानते हैं क्या होता है, कहता है अब लाया था तो कहता है भैया यो ले लीजिए, तो तुरंत लेके चला जाता है। समझ में आया। तो ब्लड तुरंत आता है, लेके भी आता है और लेके जाता भी है। तो लेके कहाँ जाएगा, हार्ट तक। तो हार्ट के बीच में अगर कोई अंग जहाँ देने वाला रहेगा उसको दे देगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है, ये क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया। अब मान लीजिए यहाँ पे है, ये ब्लड वेसल है। ठीक, ये ब्लड वेसल है यानी केशिका है, केशिका समझ लीजिए। यहाँ पे है सब कोशिकाएं है शरीर की। अब इन सबको क्या देना है, इन सबको ऑक्सीजन, खाना वगैरह देना है। तो इसमें क्या होता है, हल्का हल्का छेद होता है। अब इतना छेद नहीं होता है कि रेड ब्लड सेल भी निकल जाए इसमें से, वाइट ब्लड सेल भी निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है छेद। तो देखिए इसमें से रेड ब्लड सेल नहीं निकल पाता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल थोड़ा इससे छोटा होता है बाबू, तो इसमें से निकल जाता है वाइट ब्लड सेल। अब देखिए हम बताए थे आपको ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है 55%। ये कैसा होता है, हल्का पीला कलर का। तो ये प्लाज्मा भी रिस के आ जाता है। काहे लिए, हमको तो देना है कोशिका को भोजन, तो अब उसी में तो भोजन मिला हुआ है, ग्लूकोज जो है, प्लाज्मा वगैरह मिला हुआ है। और ये जो
प्लाज्मा वगैरह मिला हुआ है यहाँ पे आएगा और तभी ना कोशिका को देगा। ऑक्सीजन तो यहीं से छोड़ देता है आरबीसी तो चला जाता है, लेकिन यहाँ से आरबीसी छोड़ दिया, ऑक्सीजन सारे कोशिका में पहुँच गया, लेकिन भोजन को देने की कोशिका के एकदम पास पास आते हैं सब। ठीक, तो ये देखिए क्या हुआ, पहले आया प्लाज्मा, प्लाज्मा भी आ जाता है कोशिकाओं के पास। क्या होता है, प्लाज्मा भी कोशिकाओं के पास आ जाता है। अब इसके बाद ये WBC भी आ जाता है, WBC भी आ जाता है। जानते हैं क्या WBC आ जाता है? अब WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल, इसका काम हम क्या बताए थे बाबू? बताए थे कि जहाँ देखेगा टूट फूट हुआ है, चाहे कोनो रोग बीमारी हुआ है, तुरंत देखेगा कहाँ है, क्या हुआ है, तुरंत देख के उसको मरम्मत करने में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है इसको ना, यहाँ छेद है ब्लड वेसल में हल्का हल्का, तो इसको लग रहा है कौन इसको छेद दिया है, तुरंत आके देखता है और देखता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोशिकाओं के पास चला आता है। ठीक, तो यहाँ पे निकल जाता है बाहर। अब देखिए बाहर निकल गया तो कोशिकाओं के बीच आ गया। कहाँ गया? कोशिकाओं के बीच। इस सारे कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो देखिए ये प्लाज्मा आया है, प्लाज्मा, और ये क्या आया है? व्हाइट ब्लड सेल। इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं? ऊतक द्रव। काहे से कि ऊतक के बीच में है, ये सारे कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं के समूह के बीच आया है। मतलब देखिए ना, कोशिका के पास आया है, अभी देख रहे हैं कोशिका का एगो समूह है ना, कई गो है तो समूह है, और जब कोशिका का समूह बन जाता है उसी को बोल देते हैं ऊतक यानी टिश्यू। अब देखिए इसके बीच लिक्विड आया है, कौन सा? प्लाज्मा, और कौन सा आया है? WBC। इन दोनों को मिला करके क्या बोल देते हैं? इन दोनों को मिला करके बोल देते हैं ऊतक द्रव। क्या बोलते हैं? ऊतक द्रव्य। अब देखिए अब क्या हुआ, अब ऊतक द्रव्य से धीरे धीरे देखिए लिम्फ तंत्र में क्या क्या भाग होते हैं। पहले ये बन गया ऊतक द्रव, ठीक, यही होता है लिम्फ द्रव, यही लिम्फ द्रव्य कहलाता है, लेकिन अभी नहीं कहलाएगा। जब तक कोशिकाओं के बीच है तब तक नहीं कहलाएगा लिम्फ द्रव। ठीक, तो अब देखिए अब क्या होता है, अब लिम्फ तंत्र के भाग समझ लीजिए, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन काम करता है। जैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, हार्ट वाला जो था, इसमें क्या हो रहा था? हार्ट काम कर रहा था, ब्लड वेसल, ब्लड, ये सब काम कर रहे थे, तो ये सब इसके तंत्र थे। सेम वैसे ही इसके तंत्र क्या होते हैं? लिम्फ द्रव्य, लिम्फ वाहिका। इहो जैसे ब्लड का एगो वाहिका होता है, नस होता है, नली होता है, वैसे ही लिम्फ का एगो नली बिछा हुआ है हमारे शरीर में। अब इसका क्या काम है? लिम्फ के नली का देखिए क्या होता है, लिम्फ वाहिकाएं, और उसके बाद लिम्फ केशिकाएं। केशिकाएं मतलब पतला पतला, इहो जैसे नस में था, वाहिका में था, वैसे भी इसमें भी पतला पतला है। उसके बाद क्या है? बड़ी लिम्फ वाहिका। बड़ी लिम्फ वाहिका मतलब समझ रहे हैं ना, इसके बाद जो आएगा बड़ी हो जाएगा, उसके बाद आएगा वो क्या हो जाएगा, यही बड़ी, मतलब ये बड़ी हो जाएगा लिम्फ वाहिका, ये लिम्फ वाहिका, और ये क्या होगा? लिम्फ केशिका। समझ में आ गया? उसके बाद लिम्फ ग्रंथियां, कुछ लिम्फ में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे ग्रंथि हो जाएगा। लिम्फ गांठ, लिम्फ गांठ क्या होता है? कहीं कहीं जुड़वा उड़वा पे, चाहे कहीं ऐसे ही क्या होता है, गठियाइल टाइप में नसवा रहता है। लिम्फ वाला नस जो होता है गठियाइल टाइप में होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ गांठ। ठीक, थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसी को बोल देते हैं लिम्फ गांठ। ठीक, अब ये इतने होते हैं इसके सिस्टम। अब क्या होगा देखिए, अब देखिए क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा था? यहाँ तक। देखिए ये कोशिका सब थे, सब इन सब के बीचों में क्या आ गया है? प्लाज्मा और WBC। इन सबको, प्लाज्मा और WBC को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? अब या बोल रहे हैं ऊतक द्रव्य। क्या बोल रहे हैं? ऊतक द्रव्य। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे लिम्फ केशिकाएं बिछी हुई हैं, लिम्फ केशिकाएं। ठीक, क्या होती हैं? लिम्फ केशिकाएं। अभी लिम्फ केशिका में धीरे धीरे क्या करता है? प्रवेश कर जाता है बाबू। कहे से कि इधरियों से आ रहा है ब्लड, ढकेल रहा है, अरे हमको भी जाना है इधर, ये हमको भी जाना है इधर ही। अब देखिए अब क्या हुआ, ये ढकेल रहा है, ढकेलेगा तो क्या होगा? इसमें प्रवेश कर जाएगा, कौन सा? ये ऊतक द्रव्य। तो जैसे लिम्फ केशिका में ये ऊतक द्रव्य प्रवेश करता है, इसको क्या बोल देते हैं? लिम्फ द्रव्य। क्या बोल देते हैं? लिम्फ द्रव्य। समझ में आ गया कब इसको लिम्फ द्रव्य बोलते हैं? जब इस केशिका में प्रवेश कर जाता है। काहे केशिका में प्रवेश करता है? कहे से कि ब्लड इधर से धीरे धीरे ढकेल रहा है, कह रहा है चलिए चचा हमारे हैं, तो तुरंत पीछे से ढकेल रहा है, तो इसलिए इसमें प्रवेश कर गया। समझ में आया? तो ये होता है लिम्फ द्रव्य। अब लिम्फ द्रव्य के बाद कहाँ आ गया? लिम्फ, मतलब ये ऊतक द्रव्य कहाँ आ गया? लिम्फ केशिका में आ गया, लिम्फ केशिका में आ गया, मतलब पतली पतली जो वाहिकाएं हैं लिम्फ की, उसमें आ गया। अब लिम्फ केशिका के बाद कहाँ जाएगा? लिम्फ केशिका के बाद जाएगा लिम्फ, बड़ी लिम्फ वाहिकाओं में, मतलब यहाँ पे जाएगा, इस नस में जाएगा, मतलब ये कई को जोड़ के बना देंगे इसको, तो इसमें जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? लिम्फ ग्रंथियाँ, कई को इसमें ग्रंथियाँ होती हैं, सब कई को ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ WBC रुकता है, ये मतलब रोगों से रक्षा करने के लिए रुकता है, कौन वार नहीं रहा है। जब मान लीजिए कि यहाँ पे
जो प्लाज्मा था ये मिला था किससे, कोशिका से। कोनो कोशिका में अगर संक्रमण होगा तुरंत ही उसको मिला के लेके चला आएगा, तो ये देखते रहेगा WBC, कौन आ तो नहीं रहा है, देखेगा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन सा रोग वाला आ रहा है, तुरंत ही देख के मार देगा। इसलिए कई गो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कई गो लिम्फ गांठ में ये मतलब WBC रुकता है। तो लिम्फ ग्रंथियाँ जो होती हैं लिम्फ सिस्टम में सहायता करती हैं, बस इतना समझिए, ठीक। तो ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि जैसे लीवर वगैरह बताए थे ना, वही ग्रंथि है। तो देखिए WBC क्या करता है, WBC लिम्फ गांठ में रहता है, लिम्फ गांठ में क्या होता है, कुछ WBC रहता है। देखिए लिम्फ गांठ क्या होता है, मान लीजिए क्या हुआ था, पहले ये क्या था, लिम्फ केशिकाएं थी, ठीक। क्या था, लिम्फ केशिकाएं। ये लिम्फ केशिकाएं कहाँ चली गई, बड़ी लिम्फ वाहिका बन गई। इसमें कहीं कहीं लिम्फ केशिकाओं में भी, यहाँ पे भी ऐसे कैसे गोल गोल टाइप में, गठियाई टाइप में रहता है, यही होता है लिम्फ गांठ। इसी में WBC रह जाता है, कोई तो रह जाता है, तो वही देखता रहता है और रोगों से रक्षा करता है, ठीक। तो ये हो गया लिम्फ गांठ, ठीक। अब क्या होगा, लिम्फ को भेजना है कहाँ पे, हार्ट में। काहे हार्ट में भेजना है बाबू, काहे हार्ट में भेजना है, कैसे कि ब्लड से निकला है, ऐसे निकलता रहेगा तो ब्लड हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए ना, इस चालाकी कर रहा है, निकल रहा है, और निकलेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड खत्म हो जाएगा, बस हम मर जाएंगे। तो इससे बढ़िया हम लिम्फ को फिर से ब्लड में भेज दें ना, कैसे कि फिर से जाके काम करेगा। तो अब देखिए अब कहाँ जाएगा, अब देखिए ये बड़ी लिम्फ वाहिका जो है ये कहाँ जाके जुड़ जाती है, शिरा में जुड़ जाती है। और शिरा क्या करता है, शिरा जो है ब्लड को ले जाके हार्ट में पहुँचा देता है, ले जाके ब्लड को दिल में दे देता है, समझ में आया, कहाँ दे देता है, दिल में। तो ये ले जाके दिल में दे देगा। अब देखिए कहाँ से आई थी, ये छोटी छोटी केशिकाएं थी, लिम्फ केशिकाओं से बड़ी लिम्फ वाहिका बनी। अब बड़ी लिम्फ वाहिका से कहाँ चली गई, ये ब्लड वेन्स में चली गई, वेन्स में, ठीक। वेन्स मतलब कि शिरा में, और शिरा ले जाके सीधे हार्ट में पहुँचा देगा, फिर से हार्ट पंप करेगा, फिर से उसके बाद ये आते रहेंगे। अब देखिए, अब पूछेगा सबसे धीमी गति लिम्फ तंत्र में होती है कि ब्लड में। तो देखिए ना, लिम्फ में कोई ढकेलने वाला था नहीं, जो ब्लडवा आ रहा था पिछवा से ना, वो तनी ढकेल रहा था, बस आगे बढ़ रहा था। तो इसकी गति धीमे होती है, लिम्फ द्रव्य की गति धीमी होती है, बहुत धीमी होती है, जबकि ब्लड की गति तेज होती है। कहाँ से, फचाक से मारता है हार्ट, फचाक से जब मारेगा तो उसका गति तेज रहेगा ना, तो इसलिए इसकी गति धीमी रहती है और ब्लड की गति तेज रहती है। अब पूछेगा कि बबुआ बताओ लिम्फ तंत्र के क्या क्या कार्य हैं। तो लिम्फ तंत्र के देखिए काम क्या क्या है, बीमारियों से रक्षा करेगा एक तो, उसके बाद पदार्थों का आदान प्रदान करेगा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज वगैरह सबका आदान प्रदान करता है। कुछ प्रोटीन का संवहन करता है, संवहन मतलब एक जगह यहाँ रहेगा ना बड़े बड़े प्रोटीन, तो उसको उठा के वहाँ लेके चला जाएगा, मतलब बड़े बड़े प्रोटीन का संवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है क्या, ये होता है लिम्फ तंत्र के कार्य। अब देखिए, अब कहेगा कि ब्लड का आयतन भी बनाए रखता है। तो देखिए ना, ब्लड का आयतन काहे नहीं बनाएगा बाबू, ब्लड वे से निकला था, फिर ब्लड में जाके मिल गया, तो जो कम हुआ था ब्लड वो जाके फिर से मिल गया, फिर से पूरा हो गया, तो पूरा हो जाता है, इसलिए उसका आयतन बनाए रखता है। समझ में आ गया, जितना था उतना हो जाता है फिर से, ठीक। तो ये इसके काम है। ये देखिए, बीमारियों से रक्षा, कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन, बड़ी प्रोटीन अणुओं का संवहन। समझ में आ गया, इसके कार्य हैं। अब देखिए, पादपों में परिवहन, पौधों में परिवहन, प्लांट में परिवहन कैसे होता है, समझ में आ गया। तो देखिए, प्लांट में परिवहन जो होता है दो, मतलब देखिए, प्लांट में परिवहन के लिए 3 चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या, एक तो हमको 3 चीज़ों का परिवहन करना है। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे कि मेन है, इसी से भोजन बनाएगा। जल चाहिए, जल भी मेन है, इसी से भोजन बनाएगा। और उसके बाद क्या चाहिए, हमको चाहिए बाबू, पत्ती में भोजन बन रहा है, और जरियो तो भोजन खाएगा, पौधों का जरिया ऐसे भूखा नहीं ना बैठेगा, उसको भी भोजन चाहिए। कहाँ बुढ़ा गया तो भोजन नहीं खाएगा, उसके बाद उसकी डाली जो है वो भोजन खाएगी, बस पत्ती तो भोजन बना के अपने पास रखेगी नहीं। अब किचन में खाना बनता है, तो जो किचन में खाना बनाता है वो तो पूरा खाना नहीं ना खाता है। तो अब बताइए, पौधे में पूरा खाना पत्ती तो खाएगी नहीं, अब पूरा उसको बांटना है पूरे पौधे में। तो अब क्या होगा, हमको 3 चीज़ चाहिए, 3 चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना है। क्या, किस किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, उसके बाद किस चीज़ का, उसके बाद भोजन जो बनेगा उसका। समझ में आया। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, आवागमन के लिए या आदान प्रदान के लिए, वातावरण से आदान प्रदान के लिए हम बताए थे आपको कि एक स्टोमेटा पाया जाता है, पत्तियों पे एक छिद्र होता है, छेद होता है। तो वो छेद से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं,
स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा मतलब कि पड़रंध्र इसको बोलते हैं हिंदी में, समझ में आया। तो ये होता है क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करेगा, आवागमन करेगा या आदान प्रदान करेगा वातावरण से। अब देखिए, अब जाइलम एक होता है जो जल का संवहन करेगा, जाइलम क्या करेगा, जल का संवहन करेगा, ठीक। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम देखिए लगाते हैं एको महलिया पे पानी चढ़ाना रहता है तो लगाते हैं मोटर, मोटर का हालत खराब हो जाता है चढ़ाते चढ़ाते पानी। और ये देखिए बिना एनर्जी का, बिना किसी मोटर का पानी चढ़ा देता है। कैसे चढ़ा देता है, आप देखे होंगे जाइलम में, जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। तो जाइलम में जल कैसे जाता है, जाइलम एगो पाइप, मान लीजिए कि एगो पाइप है, कैसे नीचे से एगो पाइप ऊपर तक गया हुआ है, ठीक। अब देखिए कैसे संवहन होता है इस पाइप से। पाइप ये जो होता है एकदम पेड़ के बीच में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, पेड़ के बीच में पाया जाता है। अब देखिए इधर से जड़ और में गया रहेगा तो अब क्या होता है, बीच में पहुंचाएगा कौन, जड़ में पहुंचाएगा कौन। तो देखिए जड़ आप देखे होंगे तो उसमें कुछ रोए रोए टाइप के जड़ पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, रोए रोए टाइप के। तो मान लीजिए एगो जड़ है, इसमें रोए रोए टाइप के ही है, ठीक। तो रोए रोए टाइप के जड़ पाए जाते हैं पतले पतले वालों में। देखिए इसमें रहता है बीच में, पतले पतले वालों में जाइलम नहीं रहता है। अब क्या होगा, इसमें तो जाइलम है ही नहीं है। अब यही जो है ना, ये पतला पतला, इसको क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। यही पानी को खींचता है, यही खनिज लवण को भी खींचेगा, जो पौधों की आवश्यकता के होंगे उसको खींचेगा यही। अब यही पहुंचाता है, यही मतलब जाइलम को देता है। अब कैसे देता है, खींच लेता है, जाइलम को दे देता है, कहता है जाइलम चाचा ले जाइए, ले जाता है जाइलम, ले जाकर पेड़ पौधा को दे देता है। जाइलम कहाँ तक गया रहता है, पत्तियों तक गया रहता है, हरे भागों तक गया रहता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि हम एगो जड़ को काट दिए, जड़ को काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से ये मान लीजिए एगो मूल रोम हम बना दिए, ठीक। अब मूल रोम की कोशिकाओं में क्या होता है, ये देखिए ना, पौधा जो होगा, पौधा का कोई भी भाग किस चीज़ से बना होगा, कोशिका से। किस चीज़ से बाबू, कोशिका से। किस चीज़ से, कोशिका से। तो अब देखिए क्या हुआ, इसमें इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, सांद्रता जो होती है कम होती है। अब इसका आ गया सांद्रता, एगो सांद्रता क्या होता है, देखिए अगर आप मान लीजिए कि वो खूब गाढ़ा चीनी का चाशनी बना दिए और क्या किए, एगो पानी ले लिए। अब दोनों को एक ही बर्तन में रखिए, एगो साइड चाशनी, एगो साइड पानी। अब देखिए वो अपने आप क्या होगा, मिलना शुरू हो जाएगा। कहाँ है बाबू, मिलना शुरू हो जाएगा, पूरा बराबर हो जाएगा। कहाँ है बराबर हो जाएगा, कहाँ से कि पानी का कंसंट्रेशन कम था, सांद्रता कम था, और जो इसका सांद्रता था चाशनी का ज़्यादा था। मतलब जिसमें जितना घुला होगा, जितना घुला पदार्थ होगा उसको क्या बोलेंगे कि इसकी सांद्रता ज़्यादा है, ठीक, समझ में आया। और जिसमें कम पदार्थ घुला होगा उसको क्या बोलेंगे, सांद्रता कम है। तो देखिए क्या हो रहा है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब आवागमन हो रहा है, मतलब जा रहा है कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जा रहा है। कैसे, चाशनी मोटा है, पानी पतला है, तो चाशनी जाके पानी में मिल जा रहा है। जो पतला है उसकी सांद्रता कम है, जो मोटा है उसकी सांद्रता अधिक है। तो देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, कहाँ से कि चाशनी से पानी में मिल रहा है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में मिल रहा है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है किसी भी चीज की। तो समझ में आएगा। अब देखिए क्या होता है, इसकी कोशिकाओं के द्रव्य में निम्न सांद्रता होती है। मिट्टी में द्रव्य की सांद्रता की अपेक्षा इसमें सांद्रता कम होती है। अब क्या होगा, अब इसमें जो पानी है ना, ये पानी कहाँ चला जाएगा, खनिज लवण के साथ कहाँ चला जाएगा, इसके कोशिका में चला जाएगा। मतलब इस जरिया के कोशिका में पतला पानी होता है, अब मिट्टिया में क्या होता है, मोटा पानी होता है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा क्या, इसमें क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा ये पानी। अब इस जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू, इस जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण, ठीक। तो परासरण इसको बोलते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए क्या हुआ, परासरण से क्या हुआ, यहाँ तक पानी चला गया। अब पानी चला गया यहाँ पे, अब ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। देखिए क्या हुआ, जैसे प्रवेश किया पानी, इसकी सांद्रता फिर से अधिक हो गई। कहाँ से कि कम था, और जैसे प्रवेश किया तो मोटा कर देगा। जैसे चाशनी मिला पानी में तो पानी भी हल्का हल्का मोटा हो जाएगा ना, तो
इसके अपेक्षा ये मोटा हो गया, इसमें पानी, तो इसमें फिर प्रवेश करेगा, इसमें फिर ऐसे करते करते क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रहता है जाइलम, क्या रहता है, जाइलम। और ये सब क्या रहती हैं, ये सब ऐसे कोशिकाएं रहती हैं, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे कोशिकाएं रहती हैं, ठीक। इन कोशिकाओं के पूरे लेयर को क्या बोलते हैं, इसके लेयर को बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। अब देखिए यहाँ से पानी आया, अब कार्टेक्स में भी ऐसे ही गति करता है, कार्टेक्स में आके जाइलम में, जाइलम में क्या होता है, जाइलम में आ जाता है। अब जाइलम तो है बबुआ एगो पाइप के जैसे, ये असल में पाइप होता नहीं है, कोशिका होता है, जाइलम कोशिका होता है बाबू, ये नहीं समझिएगा पाइप होता है, लेकिन आप समझने के लिए बस समझिए पाइप होता है, ठीक। अब क्या होगा, अब जाइलम में पानी जाएगा ऊपर की तरफ, कैसे ऊपर की तरफ, यहाँ से धीरे धीरे नीचे से ढकेलियो रहा है, ढकेलियो रहा है, कैसे कि इसका सांद्रता की वजह से ढकेल रहा है जड़, ठीक। अब क्या होगा, अब ऊपर से ना, ऊपर से जल हानि की क्रिया होती है, इसलिए जल हानि की क्रिया को क्या बोलते हैं, लाभप्रद या क्या बोलते हैं, लाभप्रद या अलाभप्रद क्रिया भी बोलते हैं, ठीक। मतलब बुक में आप देखिएगा कुछ और वर्ड दिया है, लेकिन उसका मतलब भी यही होगा, लाभप्रद या अलाभ प्रद उसका मतलब होता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, मतलब जो लाभ भी देगा हानि भी करेगा, तो लाभदायक और हानिकारक दिया है, ठीक। तो लाभदायक भी होगा, हानिकारक भी होगा, क्या, जल हानि की क्रिया। अब जल हानि की क्रिया क्या होती है, अब यहाँ तक तो हम जाइलम तक तो जल को पहुँचा दिए, अब जाइलम में तनी तनी ऊपर चला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, कहाँ से कि बाबू देखिए सांद्रता बढ़ती जाएगी, बस कम ऊपर, बहुत कम ऊपर तक जाएगा, ठीक। लेकिन अब ऊपर तक हमको लेके जाना है तरकुल में, अब तरकुल में कैसे जाएगा, तो तरकुल में ले जाने के लिए क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है, हम बताए हैं अभी कि स्टोमेटा होता है, ठीक। अब स्टोमेटा जो होता है, क्या होता है स्टोमेटा, ये जल हानि करता है। नहीं समझ में आया जल हानि क्या होता है, देखिए सूर्य जो होता है ना, सूर्य तो अपना प्रकाश देगा, अब गर्मी से उसमें से क्या करता है, खींचता है जल को वाष्प बना के, अब दो बबुआ जल उसको, कहाँ से कि वो जब गर्मी मिलेगा तो जल जो है, पानी जो है भाप बन जाएगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। ये अपना मुँह खोल के क्या खींच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहा है, आओ इधर आ, ये नहीं देख रहा है कि जल भी जा रहा है, तो जब गर्म होता है पानी इसमें से, तो अपने आप खोल के नीचे, खोलता नहीं है, मतलब वाष्प बन के उड़ जाता है। अब उड़ेगा तो क्या होगा, देखिए जब हम पाइप लेके नारियल का पानी पीते हैं तो खींचते हैं तो क्या बन जाता है, नीचे वैक्यूम, और जैसे वैक्यूम बनता है ऊपर पानी आने लगता है। अब देखिए क्या होगा बाबू, यहाँ से जैसे सूर्य जो है वाष्प बना के पानी खींचने लगेगा ना, नीचवा से आने लगेगा, हमारा कमवा हो गया, समझ में आया। तो ऐसे होता है जाइलम में फ्लो, किसका, जल का। अब जाइलम में ऐसे फ्लो हो गया जल का, ठीक। तो ऐसे जल का फ्लो हो जाता है जाइलम में। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जल का हानि जो है ना, लगभग 99%, मान लीजिए 98% जल हानि में ही खत्म हो जाता है। जितना जल जाएगा, मान लीजिए 100 लीटर जल जाएगा, 100 लीटर अगर पानी ऊपर चढ़ गया ना, तो उसमें से 98 लीटर पानी उड़ा देगा पौधा, बस 2 लीटर यूज करता है बस। अब बताइए, तो जल हानि की क्रिया जरूरी कहाँ है, जल को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है, मतलब हानिकारक काहे है, हानिकारक इसलिए है कहे से कि कितना जल हानि हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा ना, ज़्यादा दिक्कत होगा। जल अगर मान लीजिए जड़ में भी खत्म हो गया पौधे के तो कहाँ से लेगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी जल हानि की क्रिया लाभप्रद और हानिकारक दोनों है, समझ में आ गया। तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन। कौन सा क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, जो जल हानि की क्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। मतलब जल भाप बन के उड़ गया किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। समझ में आया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि जाइलम कैसे काम करता है। अब फ्लोएम देखिए, जाइलम में हमको कहीं एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं धकिया किया है पानी को, नहीं, अपने आप पे गया है, अपने आप पे आया है, सब अपने आप हुआ है। अब क्या होता है, फ्लोएम में भोजन के संवहन के लिए क्या होता है, भोजन के संवहन के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फ्लोएम में क्या होता है, एक चालनी नलिका होती है, चालनी नलिका के साइड सहायक कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिका क्या है बाबू, वो कोशिका है बस। सहायक कोशिकाएं क्या है, ये भी कोशिका है, समझ में आ गया, जिससे चालनी नलिका मतलब ये फ्लोएम बना है। अब क्या होता है,
फ्लोएम में भोजन को लोड करने के लिए ऊर्जा चाहिए और उतारने के लिए ऊर्जा चाहिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा ही चला जाता है। कैसे चला जाता है, देखिए क्या होता है, अब लोड हो गया, मान लीजिए एटीपी के रूप में ऊर्जा दे दी। ऊर्जा किस रूप में रहता है जीवों में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे लोड हो गया, लोड होने के बाद, अब आपके बुक में ही नहीं दिया है कैसे लोड होता है, ठीक। तो देखिए लोड होने के बाद क्या होता है, ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये बीचों में क्या है, ये बीच में क्या है, ये चालनी नलिका। अब क्या होता है, लोड होने के बाद जैसे ही इसमें भोजन जाता है, अब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, मतलब ई गाढ़ा हो गया। ये दोनों का कंसंट्रेशन पहले सेम था, पहले दोनों समान थे, मतलब इसमें सब में वाटर के टाइप का कुछ भरा हुआ था, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन समान था। जैसे हम इसको लोड किए, सहायक कोशिकाओं का कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब ये पतला हो गया। अब बीच वाला चालनी नलिका का क्या होगा, गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा, ये सहायक कोशिका का लिक्विड इसमें फ्लो हो जाएगा, और जब इसमें फ्लो होगा ना बबुआ, क्या होगा, अब इसको धकियाएगा, धकियाएगा कहाँ से कि बन गया प्रेशर। अब धकियाते धकियाते ले जाके फिर से यहाँ पे कर देता है, यहाँ पे फिर रीलोड करने के लिए क्या किया जाता है, ऊर्जा खर्च करके उतार लिया जाता है, ठीक। ऊर्जा खर्च करके उतार लिया जाता है। अब कोई जाके इसके अंदर देखा नहीं है, कोई कल्पना किया है, दो वैज्ञानिक, आपके बुक में उसका नाम भी दिया है, ठीक। तो वो दो वैज्ञानिक कल्पना किए थे, ऐसा होता है, समझ में आ गया। तो लोड कर देते हैं, उसके बाद सहायक कोशिका साइड साइड में होती हैं, वो जो देखती है मोटा हो गया तो तुरंत पानी भेजती है, पानी भेजती हैं। देखिए ना, अब बोतल में पानी है, उसमें और ही पानी भेजेंगे तो प्रेशर बनेगा ना, अब बोतल फटने हो जाएगा। तो इसके अगवा तो बबुआ खुला हुआ है ना, तो कहाँ लिए फटेगा, अगवा भेजने लगता है, अगवा भेजने लगता है, बस आगे भेजता है तो इसका फ्लो हो जाता है। अब ये जाइलम फ्लोएम भी है, फ्लोएम कहाँ तक रहता है, पूरे जड़ तक रहता है, जहाँ संग्रह स्थल होगा उसी के साइड जाता है पूरा भोजन। संग्रह स्थल कहाँ होता है, कई पौधों के जड़ों में होता है। जैसे गाजर में भोजन का संग्रह कहाँ होता है, जड़ों में होता है, आलू में जड़ों में होता है, कई पौधों में फल में होता है, कई पौधों में पत्तियों में होता है। तो ऐसे ही भोजन का संग्रह क्या करते हैं, पौधे करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, पादपों में संवहन, पादपों में परिवहन कैसे होता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व अभी हम बताए हैं कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व यही है कि अगर नहीं होगा वाष्पोत्सर्जन तो जाइलम से जल जाएगा ही नहीं। अब वाष्पोत्सर्जन अगर होगा तो जल की हानि होगी। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, महत्व ये है कि जाइलम में जल को फ्लो कराने के लिए वाष्पोत्सर्जन जो है जरूरी है। नहीं होगा तो ऊपर से निगेटिव प्रेशर बनेगा ही नहीं, जब निगेटिव प्रेशर नहीं बनेगा तो जाइलम से जल फ्लो ही नहीं होगा ऊपर की ओर। समझ में आ गया। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व समझ में आ गया। उत्सर्जन, उत्सर्जन को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन इंग्लिश में, ठीक। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, अमीबा में पहले समझिए, अमीबा एकल कोशिकीय जीव है। हम तो कितना मिलियन ट्रिलियन कोशिका से बने हैं, तो पहले सिंपल से चलते हैं। तो सिंपल से देखिए क्या होता है, अमीबा में उत्सर्जन जो होता है, अमीबा में उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या होता है, फैलना। जैसे अगरबत्ती जला देते हैं किसी कोने में रूम में तो उसका पूरा धुआं फैल जाता है, तो फैलना क्या है, विसरण है। क्या हो गया, विसरित हो गया। सेंट मार लिए तो वो एकदम दूगा मतलब दू घर महका देता है पूरा। मारते हैं तो दू घर के लोग जानते हैं सेंट मारत रहा का, ऐसे कहते हैं ना। तो ये सेंट जो है ये भी विसरण द्वारा फैल जाता है। अगरबत्ती का धुआं भी विसरण द्वारा फैल जाता है। तो समझ में विसरण क्या है, विसरण फैलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। वैसे ही अमीबा में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा बाहर, अमोनिया, अमोनिया एक गैस होता है जो विसरण द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। तो अमोनिया भी विसरण द्वारा वैसे ही उड़ के निकल जाता है। अब जल जो होता है संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, रिक्तिका होता है क्या होता है, रिक्तिका एक जगह होता है जहाँ अपशिष्ट पदार्थों को रखा जाता है। वैसे ही जल जो होता है, ज़्यादा जल हो जाएगा तो अमीबा फट जाएगा, अमीबा फट जाएगा बस इसका जीवन काल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो है क्या होता है, संकुचनशील रसधानी द्वारा, रिक्तिका द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ में आया। तो संकुचनशील रिक्तिका द्वारा जल भी बाहर निकल जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये होता है अमीबा में उत्सर्जन। तो इसको याद रखिएगा, जल बस याद रखिए, जल वाला भूलेंगे आप, हम जानते हैं जल वाला भूलेंगे तो जल वाला याद रखिए। जल संकुचनशील रसधानी द्वारा, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, जल संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, जल संकुचनशील रिक्तिका द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है अमीबा में। अब क्या देखिए चपटे कृमि में, चपटे कृमि क्या होते हैं, चपटे कृमि उसको बोलते हैं जो लंबा तो होंगे लेकिन
लेकिन चापुट टाइप में होंगे। जैसे पेट की कीड़ी, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके पेट में कीड़ी हो जाती हैं सब, स्केरिस जिसको बोलते हैं। तो वो जो होती हैं वो उसमें जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लेम सेल एक होता है, फ्लेम सेल द्वारा उसमें उत्सर्जन होता है। समझ में आ गया? तो बस इसमें आपको नहीं दिया है कैसे होता है, तो बस इसका नाम रखिए, नाम याद रखिए, चपटे कृमि। मतलब जो कैसे होंगे, मार्कर टाइप के होंगे लेकिन चापुट होंगे सब। ऐसे जीवों में किससे उत्सर्जन होता है? फ्लेम सेल द्वारा होता है। ठीक, समझ में आया? अब गोल कृमि, गोल कृमि मतलब मार्कर टाइप में, केचुआ, केचुआ हो गया। समझ में आया? तो केचुआ यानी गोल कृमि में कैसे उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन नलिका द्वारा। देखिए, चपटे कृमि में फ्लेम सेल द्वारा, गोल कृमि में उत्सर्जन नलिका द्वारा, कीट में मैलपीघी नलिका। देखिए, कीट में कैसे याद रखेंगे? मैलपीघी। मैलपीघी मतलब देखिए, अपशिष्ट पदार्थ को हम मैल मान सकते हैं, मैल जो छोड़ता है हमारे शरीर से उसको अपशिष्ट पदार्थ मान सकते हैं। वैसे ही देखिए, कीट में जब अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करना होगा तो कौन से? मैलपीघियन नलिका, मैलपीघियन नलिका। समझ में आ गया? अब कशेरुकी जंतुओं में जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, जैसे गाय भैंस में भी रीढ़ की हड्डी है, तो इन सब जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा, जिसको बोलते हैं किडनी या गुर्दा। समझ में आया? तो देखिए, गुर्दा द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है? कशेरुकी जंतुओं में। अब मानव में उत्सर्जन देखते हैं। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव में उत्सर्जन के लिए एक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब तंत्र क्या होता है? अभी हम बताए हैं तंत्र क्या होता है। तंत्र किसी भी काम के करने के लिए जितने अंग उसमें लगेंगे उसको क्या बोलते हैं? तंत्र। हम भी एक तंत्र हैं। जैसे हमारा सिर है, बोलने के लिए, ये सब मतलब करने के लिए सिर है। हमारा शरीर बनाने के लिए एक तंत्र है, जैसे सिर, हाथ, आँख, नाक, उंगली, पैर, पैर की उंगली, पेट, ये सब फेफड़ा वफड़ा सब मिला के क्या हो गया? सब मिला के एक तंत्र हो गया। वैसे ही उत्सर्जन करने के लिए एक तंत्र होता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने के लिए एक सिस्टम होता है। एक कई अंग मिल के क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक, अब देखिए, अब एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? एक जोड़ी वृक्क होता है। वृक्क मतलब किडनी। यहाँ दोनों साइड क्या होता है? किडनी होता है। पीठ के साइड में दोनों, देखिए, रीढ़ की हड्डी के नीचे और पेट के पीछे, यानी किसके? छोटी आंत के पीछे क्या होता है? किडनी होता है, दोनों साइड। ठीक, दोनों साइड किडनी होता है। अब एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब दो ठीक, ठीक, एक इस साइड एक इस साइड, तो एक जोड़ी। ठीक, दो मूत्रवाहिनी होते हैं। मूत्रवाहिनी जिससे पेशाब कहाँ जाएगा? मूत्राशय में जाएगा। एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग जिसके द्वारा पेशाब को बाहर निकाला जाता है, जिस मार्ग द्वारा, उसी को मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, ये एक जोड़ी वृक्क जो है यही ज़्यादातर क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अब कहेंगे मानव में क्या बस पेशाब का उत्सर्जन होता है? क्या? देखिए, जो लैट्रिन होता है, हम बताए थे पहले कि जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है? सोख लिया जाता है पानी को, उसके बाद जो बचता है लैट्रिन बन जाता है। तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बड़ी आंत भी क्या करती है? उत्सर्जन का काम करती है। उसमें क्या होता है? मलाशय जो होता है, और क्या होता है? मलाशय, और वो होता है मतलब एनस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो वो एक्सक्रीशन का काम करता है बड़ी आंत में, वहाँ से लैट्रिन का उत्सर्जन होता है। अब बचा पेशाब, तो पेशाब को पढ़ लेंगे। अब मनुष्य में उत्सर्जन और अंगों द्वारा भी होता है, जैसे स्किन द्वारा, चमड़ी द्वारा। कैसे होता है? चमड़ी द्वारा क्या होता है? पसीना निकलता है। पसीना जो मतलब गर्मी होता है, गर्मी में पसीना निकलता है। अब नाक से भी उत्सर्जन होता है। नाक से उत्सर्जन नहीं होता है, फेफड़ा से उत्सर्जन होता है। फेफड़ा से उत्सर्जन कफ ओफ का होता है। समझ रहे हैं ना? कफ ओफ जो होता है वही पोटा वोटा बन जाता है, तो वही सब उत्सर्जन ही तो है। तो ये सब उत्सर्जन होता है। समझ में आया? आँख से मतलब कभी कभी होता है। तो ऐसे कुछ कुछ उत्सर्जन और चीज़ों से भी होता है। तो इन सब के बारे में आपके बुक में नहीं दिया है, बस आपके बुक में इसी पेशाब के बारे में दिया है। देखिए, एक जोड़ी वृक्क होता है, दो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये समझ में आया? मूत्रमार्ग क्या होता है? देखिए, ये किडनी होगा, यहाँ से क्या होगा? मूत्रवाहिनी जुड़ करके, दोनों किडनियाँ होंगी इधर, और दोनों मूत्रवाहिनी जुड़ करके यहाँ मूत्राशय का निर्माण करती हैं। और मूत्राशय से यहाँ मूत्रमार्ग बना रहता है। कहाँ लिए? पेशाब को बाहर निकालना है। ठीक, अब पेशाब जो होता है पहले रहता है अमोनिया के रूप में। ठीक, अमोनिया के रूप में। अमोनिया एक बहुत जहरीला पदार्थ है। क्या है? बहुत जहरीला पदार्थ है। अब अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ता है। अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा देर तक अगर शरीर में रह गया तो ये आपकी मृत्यु भी कर सकता है। इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर करता है। हमारा लीवर यानी यकृत यानी जिगर। जिगर जो होता है क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। उसके बाद कहाँ चला आता है? उसके बाद चला आता है पेशाब किडनी में। किडनी में छनता है। पहले देखिए, पहले किडनी में छनेगा, उसके बाद क्या होगा? किडनी में छन करके उसके बाद क्या होगा? इसमें आएगा
मूत्राशय में ठीक। तो मूत्राशय में आने के बाद मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाता है। देखिए किडनी जो है छान करके और पेशाब को इसमें दे देंगी बस बाहर आ जाएगा, मूत्रवाहिनी द्वारा इसमें आ गया, अब बाहर आ जाएगा। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, किडनी के बारे में। कहाँ है किडनी के बारे में बाबू, किडनी कैसे छान रही है, छननी का काम कैसे कर रही है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए किडनी में जो होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है वैसे किडनी नेफ्रॉन से मिलके बना है, पूरा किडनी नेफ्रॉन से मिलके बना है। नेफ्रॉन कैसा होता है, देखने में कुछ ऐसा होता है, देख रहे हैं ना, बहुत जटिल इसका स्ट्रक्चर होता है, तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे ही बनाया जाता है ठीक। तो इसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, किडनी में पहले समझिए, किडनी में पहले आके एक वो नस जुड़ी रहती है, दो नस जुड़ी रहती हैं, एक ब्लड को लाने वाला, एक ब्लड को ले जाने वाला। कहाँ से कि ब्लड से प्यूरिफाई किया जाता है किसको, यूरिया को। तो समझ में आया, ब्लड से प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ एक किडनी से इधर जुड़ी रहती है, एक किडनी से इधर, एक और नस रहती है वो भी इधर जुड़ी रहती है, इधर जुड़ी रहती है, तो दोनों तरफ जुड़ेंगी। एक लाने वाला रहती है खून को और एक ले जाने वाला ठीक। तो देखिए ये दोनों को क्या बोलते हैं, रेनल धमनी और रेनल सिरा। जो ले आने वाली रहेगी उसको क्या बोलेंगे, रेनल धमनी, कैसे कि हार्ट से ब्लड को ला रही है ठीक, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, रेनल धमनी। अब जो ले जाने वाली रहेगी उसको क्या बोलेंगे, रेनल सिरा, रेनल सिरा ठीक, इसको रेनल सिरा बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, रेनल सिरा रेनल धमनी समझ में आ गया, मतलब ब्लड को ले जाएंगे ले आएंगे। अब ये ब्रिक जो होता है, किडनी जो होता है, नेफ्रॉन यानी वृकाणु से बना होता है। वृकाणु इस टाइप में कुछ दिखते हैं, इसी में ब्लड को छाना जाता है। अब देखिए क्या आया था, रेनल धमनी और रेनल सिरा। रेनल धमनी कई भागों में, जितना नेफ्रॉन होंगे उतने भागों में एक किडनी में विभाजित होगी, उसका कई गो पाइप उससे निकलेगा, एक पाइप से कई गो पाइप बनेगा, समझ में आ गया, जितना नेफ्रॉन होंगे। अब जितना नेफ्रॉन होंगे उतना केशिका बनेगा, केशिका मतलब पतला पतला पाइप। अब पतला पतला पाइप जो होगा इसमें जहाँ पे कुछ गुच्छा टाइप में बनाता है ये, तो गुच्छा टाइप में बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बाबू, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस ठीक, ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल ठीक, क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल ठीक, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल इसको बोलते हैं, इस गोल वाले भाग को। इस गोल वाले भाग में जैसे ब्लड आता है प्यूरिफाई हो जाता है। अब इसमें ब्लड का प्यूरिफाई कैसे होता है, पूरा ब्लड को छान देता है, बस ब्लड को छोड़ देता है, और इस सब चीज़ को, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इस सब को छान के निकाल देगा। अभी ब्लड खिसिया जाता है, बाबू हम इतना दूर से धो के लिया है, कहे तुम सब छान दिया है, हमको बस यूरिया छनवाना था ना, कहे इधर आके सब छान दिया, धोखा दे दिया। तो अब क्या करता है, अब फिर से देखता है कि धोखा दे दिया, कहाँ से कि सब छान देता है, ग्लूकोज वगैरह। और ग्लूकोज हमारे शरीर में किसके लिए रहता है, ऊर्जा देने के लिए। तो अब बताइए सब छान दिया, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे छान देता है। तो इस छानने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन। क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, नलिकाकार भाग ठीक, ये जो होता है नलिकाकार भाग। और इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका। कहाँ है, देखिए ना, सबको ला के यहाँ पे संग्रहित कर देगी। संग्रहित मतलब इकट्ठा कर देगी, इसको इसलिए बोलेंगे संग्राहक नलिका ठीक, संग्राहक नलिका ठीक। अब देखिए संग्राहक नलिका में सब आके इकट्ठा हो जाएगा, कैसे, देखिए सब छना जाता है, सब ब्लड में से निकल जाएगा, बस ब्लड में बचेगा। अब ब्लड कहेगा हमको धोखा दे दिया है तो तुरंत आएगा ब्लड इसमें से निकल के, और उसके बाद यहाँ से इसको घेर लेगा, घेर के मार के सब जितना यूज वाला पदार्थ होगा ना सब छीन लेगा, और छीन के फिर से अपने रास्ते बाबू गया ठीक। तो इतने ऐसे कितने प्रक्रिया होते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होता है, मतलब 3 लाख एक में शायद होता है, 3 मिलियन, शायद 3 मिलियन होता है नेफ्रॉन। आप अपने बुक में देख लीजिए, इतने होते हैं नेफ्रॉन अणु ठीक। तो वृकाणु इतने एक किडनी में होते हैं। अब ये क्या होता है, हर नेफ्रॉन में ऐसे छनता है। अब हर नेफ्रॉन में छन के उसके बाद इसके द्वारा यहाँ पे जो बचा खुचा पदार्थ बचता है वहाँ पे संग्राहक नलिका में आ जाता है। संग्राहक नलिका सारी जुड़ेंगी, और जुड़ करके कहाँ जाएंगी, यहाँ पे पेल्विस भाग में। देखिए ये किडनी के 3 भाग होते हैं, बाहरी वाले को क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेड्यूला। देखिए बीच का मेड्यूला, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। क्या बोलते हैं, पेल्विस ठीक, तो इसको बोलते हैं पेल्विस। अब देखिए, अब यहाँ कार्टेक्स में कंफ्यूज आएगा नहीं, ये पेड़ वाले में भी जो था, ये साइड वाला क्या था, कार्टेक्स था, तो इसको कार्टेक्स बोलते हैं, और इसमें भी साइड वालों को कार्टेक्स बोलते हैं। बीच में मेड्यूला, बीच में है यानी मिडिल में है मेड्यूला, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। तो यहाँ पे आके पेशाब इकट्ठा होगा। अभी नली जो है आके कहाँ जुड़ेगी, ये मूत्राशय में जुड़ेगी। तो मूत्राशय में जुड़ करके इधर ही होगा किडनी का
नली कहाँ जुड़ेगा, मूत्राशय में जुड़ करके क्या होता है, यहाँ पे पेशाब इकट्ठा हो जाता है। अब जब पूरा भर जाता है ये थैली, पेशाब का थैली, तब ब्रेन आदेश देता है बबुआ पेशाब निकाल के फेंक दो, तुम्हारे अंदर भर गया पूरा पेशाब, तो फेंक देते हैं, मतलब तब पेशाब करने की इच्छा होती है। समझ में आया? तो ये होता है एक्सक्रीशन सिस्टम। अब आशा है कि आपको एक्सक्रीशन सिस्टम में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब देखिए, अब पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पौधों में उत्सर्जन गोंद या रेजिन के द्वारा होता है। गोंद जैसे गोंद वाला पौधा होता है, रेजिन रबड़ वाला, ऐसे लाशा वसा टाइप के रूप का होता है। अब पौधे अपनी पत्तियां गिराने वाली होते हैं ना, जितना उत्सर्जित पदार्थ होता है सब पत्तियों में फेंक देती हैं, सब पत्तियां गिरा देती हैं, सब हो गया पौधे का एक्सक्रीशन। कहीं कहीं उस छाल में भी इकट्ठा कर देती है, छाल मतलब छिलका में भी, छिलका जो पौधों का होता है उसमें भी इकट्ठा कर देगी। अब पौधा में कौन एक्सक्रीशन होना है, बहुत कम उसमें बचता है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो खराब रहेगा उसी को ना फेंकना है। अब खराबे बहुत कम होता है पौधे में, तो कौन क्या फेंकेगा, कुछ नहीं फेंकता है पौधा। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अब आपको डायलिसिस आपके चैप्टर में दिया है, डायलिसिस को हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, एक वीडियो उसका सेपरेट वीडियो बनाया है। अब पूरे डायलिसिस को बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप जाकर वहाँ पे डायलिसिस को समझ सकते हैं। अब ये आपका 1 शॉट का जो जैव प्रक्रम का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब ये मत समझिएगा कि हम हर चैप्टर का 1 शॉट कराएंगे, ये लंबा चैप्टर था और थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था, इसलिए हम इसका 1 शॉट कराएं। अब सबका MCQ कराएंगे, सब सारा जो चैप्टर है उसको अच्छे से पूरे अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।